नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो में पूरा ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास मैंने कवर किया है और शायद ये 1 घंटे से बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा। बट ये वीडियो फिर भी बहुत यूनिक होगा। क्यों पता है? उसके 2-3 रीजन मैं आपको बताता हूँ। 2025 ऑलरेडी एंड हो रहा है, ऑलरेडी नवंबर अभी स्टार्ट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब 2025 को हम गुड बाय बोल सकते हैं। अगर 2026-27 में अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो कि जो सोच रहे हो कि यार मुझे अभी ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना है, मुझे अगर हेजिंग की तरफ जाना है, मुझे ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग फोकस करके अपनी लाइफ में एक अच्छी इनकम अर्न करनी है और वेल्थ बिल्ड करनी है। पर अगर आपको टिप्स नहीं चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, अगर आपको फैंसी स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, अगर आपको बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ऐसा नॉलेज चाहिए जो बहुत ही सच्चा नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो सीधा आपकी जर्नी में काम आ जाए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो, आपका टाइम अननेसेसरी वीडियो देखने में आपका टाइम ना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन रहेगा। ये सबसे पहला रीजन मैं आपको बता देता हूं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऑप्शन सेलिंग वीडियो है ना, उसमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग होती है। क्या पता है? कंसेप्ट तो हो जाते हैं भाई, चलो ऑप्शन सेलिंग क्या है, टेक्निकल कंसेप्ट तो ठीक है, पर समझाने का तरीका है ना, उसमें बहुत बड़ी चेन मिसिंग है। वो क्या पता है? मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि सो फार आप एक ऑप्शन बायर थे और अब आप ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग की तरफ जाना चाहते हो, और आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि सर ऑप्शन बाइंग में मैंने लॉस किया हुआ है, या तो अब पता चला कि ऑप्शन सेलिंग भी तो इंटरेस्टिंग है, उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किसको सिखा रहा हूं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आजकल जो लोग ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग में आ रहे हैं ना, वो ऑप्शन बाइंग करके इंट्राडे करके माइग्रेट होके आ रहे हैं। और अगर मैं ये चीज अगर इंक्लूड करता हूं ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा कि अभी तक एज अ बायर आप क्या सोचते थे, आप कैसे ट्रेड करते थे, आपकी चैलेंजेस क्या थी, कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग में क्या रहेगा। क्या वो एक मैजिकल चीज है जहां पे आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे? वहां पे आपको क्या करना होगा? मेरा स्टार्ट करने का तरीका भी बहुत यूनिक होगा। तो भले ये वीडियो लंबा हो, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। और हो सकता है कि आपकी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में, हेजिंग की जर्नी में आपको सही तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिले, राइट? तो बहुत अच्छी तरह से लैपटॉप पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं मास्टर क्लास। लेट्स गो ऑन माय लैपटॉप। ओके, सो वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम आ गए मेरे लैपटॉप पे। मोस्ट प्रैक्टिकल ये वर्कशॉप रहने वाला है। अगर आप 2026-27 में ये डिसाइड कर रहे हो कि यार मुझे ऑप्शन सेलिंग या तो हेजिंग की तरफ जाना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हमारे वर्कशॉप का, हमारे मास्टर क्लास का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लोग आते हैं ऑप्शन बाइंग टू सेलिंग की तरफ, तो हम पहले वो स्टडी करेंगे, फिर हम हेजिंग की तरफ जाएंगे, फिर हम बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज को भी स्टडी करेंगे, और मैं आपको रोड मैप भी दूंगा कि किस तरह से आपको सेलिंग में आना चाहिए, किस तरह से आपको हेजिंग में आना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये 100% प्रैक्टिकल रहने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप लाखों रुपए की फीस इंस्टीट्यूट में देते हो ना, तो भी आपको ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से सबसे पहले, ठीक है? इस पार्ट से शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो, अभी जैसे कि निफ्टी का अभी लाइव मार्केट चल रहा है और निफ्टी चल रहा है 25,915 के आसपास चल रहा है। तो इसका एटीएम क्या हुआ? 25,900 ये एटीएम रहा, ठीक है? आई होप कि आप सबको एटीएम आईटीएम वो सब तो पता होगा, ठीक है? अब लेट्स रिवाइज करते हैं थोड़ा कि फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले 100 लोग होंगे ना, 100 में से 90% लोग ऐसे होंगे कि जो ऑप्शन बाइंग टू सेलिंग जाते हैं, ठीक है? तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग कर क्या रहे थे। जैसे कि ये ऑप्शन चेन, ठीक है? निफ्टी की एक मैंने एक वीकली एक्सपायरी ले ली है, तो यहाँ कहीं पे 25,900 25,915 के आसपास अभी हमारा एटीएम चल रहा है, ठीक है? अब जैसे कि ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, तो अभी तक हम कर क्या रहे थे? अगर हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये निफ्टी तो यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये एटीएम है, चलो ये 25,950 ले लेते हैं, उसका एक प्रीमियम चल रहा है 141, ठीक है? सो हम क्या करते हैं, वन लोट, अभी एक लोट कितना चल रहा है 75 का, और 140 रुपीज हमारा प्रीमियम है। ये हम क्या करेंगे, कॉल साइड
कॉल साइड हम बाय कर लेते हैं, ठीक है ना? अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे-जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा, तो ये जो हमारा 140 का प्रीमियम है वो बढ़ेगा, राइट? 150, 160, 200, 250 जो हमारे लॉक है। अगर इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मैं कुछ 50, 100 पॉइंट, 30 पॉइंट का जो भी मेरा टारगेट रखूंगा। और अगर इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो फिर एक अलग चीज होगी कि मैं कौन सी पोजीशन कर रहा हूँ, कौन सा प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहा हूँ, मैं 2 दिन होल्ड करूंगा, 4 दिन होल्ड करूंगा। पर अल्टीमेटली होगा क्या कि हम सब ये चाहते हैं कि ये 140 रुपीज का प्रीमियम बढ़े हमारा, ठीक है? हम हमारी यही सोच होती है। अच्छा, अगर हमें लगे कि निफ्टी डाउन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस साइड का पुट वाला जो प्रीमियम है वो बाय कर लेंगे कि ये 124 चल रहा है प्रीमियम, ये वाला। और हम सोच रहे हैं कि निफ्टी डाउन जाएगा तो भी ये प्रीमियम भागेगा और हम पैसा कमा लेंगे। जनरली ऑप्शन बाइंग इसी को ही बोलते हैं, राइट? अगर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है या तो हमारे पास कोई सिस्टम है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड एटीएम में ना जाके कुछ स्टेप ओटीएम में भी जा सकते हैं, कुछ सस्ता प्रीमियम भी चूज कर सकते हैं, राइट? या तो थोड़ा महंगा प्रीमियम भी चूज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्या इसमें से अचीव करना चाहते हैं, ये सब लगा रहता है, राइट? अब हमारे एग्जाम्पल में वापिस आते हैं कि चलो हमने 140 रुपीज पे कॉल साइड एंट्री ले ली। हमने क्या किया? सीई मतलब कॉल साइड हमने एंट्री कर ले ली और हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है? पर अगर मार्केट नीचे नहीं गया, तो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है तो 130, 120, 110 तो कहीं ना कहीं हमें निकलना पड़ेगा, राइट? सो उसको हम क्या बोलते हैं एग्जिट पॉइंट को, कि एसएल हमारा कोई ना कोई कैलकुलेशन के बेस पे हमें एसएल रखना पड़ेगा। और कई बार यही से ही काफी सारे प्रॉब्लम शुरुआत होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है, देखो कई बार हमें क्या लगेगा पता है? जैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना, तो जैसे कि कुछ प्रीमियम है सिर्फ 25 रुपए के, 19 रुपए के। तो हमें यूट्यूब में कैसे वीडियो दिखाई देते हैं कि ये देखो मेरा 10 रुपए का प्रीमियम 200 हो गया, देखो मेरा 50 रुपया का प्रीमियम 600 रुपया हो गया। क्योंकि कुछ वाइल्ड मूव आई, जैसे कि कल ऐसा था कि एक दिन पहले क्या था, यहाँ से वाइल्ड मूवमेंट आई। अब इस टाइम पे कोई आपने सस्ता सा 30 रुपए का प्रीमियम पकड़ लिया होता, तो वो बहुत ज्यादा भाग गया होता। तो उसके ऊपर यूट्यूब के वीडियोस आते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल है, या तो आपको आपने खुद ऐसे एक दो ट्रेड लिए थे और आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो आप ऑप्शन बाइंग में आ गए। पर ऑप्शन बाइंग का एक और पार्ट है कि जहां पे अगर हमारा डिसीजन गलत होता है और हम गलत जगह पे बैठ जाते हैं, तो हमारे लॉस बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? जितना हमें ये अट्रैक्टिव लगता है ना कि हमारा 40 रुपए का प्रीमियम 200 हो गया, उससे ज्यादा भी खतरनाक होता है कि हम कमाने गए थे 10,000 का प्रॉफिट और हम 40,000 का नुकसान करके आए। और ऑप्शन बाइंग में मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो 2 लाख, 5 लाख या तो 10 लाख से ज्यादा भी नुकसान कर लेते हैं। और कई बार ये नुकसान एक दिन या तो एक वीक में कर डालते हैं, राइट? अब इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ ये है कि ऑप्शन बाइंग कुछ ऐसी चीज है ना कि वहां पे हमें राइट पढ़ना पड़ता है, मतलब हम सही होना चाहिए। अगर हम सही नहीं होंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। दूसरा ये है कि हम जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उसमें एक चीज होती है थेटा। थेटा मतलब टाइम, ठीक है ना? तो टाइम होता है ना, वो ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं होता है, टाइम सेलर के फेवर में होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरा इतना डेंजरस एक्सपीरियंस है ना, कई बार ट्रेडर मुझे मिलने आते हैं ना अलग अलग सिटी में, तो कोई लोग बोलते हैं कि सर मैं 6 महीना से ट्रेड कर रहा हूँ, कोई बोले मैं 8 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ। तो उनको ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज नहीं होता, उनको थेटा डीके का नॉलेज नहीं होता, ठीक है? कई बार मैं उनको एक बेसिक चीज पूछता हूँ ना कि ठीक है चलो एक काम करते हैं कि ये अभी निफ्टी की 18 नवंबर की एक्सपायरी है। चलो मान लो कि एग्जैक्ट आपको 18 तारीख को या 17 तारीख को एक ट्रेड मिला निफ्टी में, आपके पास एक अच्छी पैटर्न है, आपको वो पैटर्न ऐसा बोल रही है कि निफ्टी थोड़ा अप जाएगा, बुलिश है, ठीक है? तो आप एक कोई एक प्रीमियम में घुसोगे, आपको कॉल बाय करके बैठ जाना पड़ेगा। तीन लोगों को ये नहीं पता होता कि लास्ट एक दो दिन में हमें ट्रेड करने जाएंगे ना, तो हमारी बैंड बजेगी थेटा की वजह से। तो हमें जो ये अपसाइड मूवमेंट है ना, वो कैप्चर करने के लिए 18 नवंबर की जगह हमें बाइंग में चला जाना पड़ेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाना पड़ेगा, उसका कुछ कॉल बाय करना पड़ेगा। इतना भी नहीं पता होता है और वो लोग बोलते हैं कि सर मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? आपको काफी सारी चीजें पता ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेंज डाली तो नहीं है, डेल्टा है, थेटा है, वेगा है, बट हमें इसका कुछ यूज पता ही नहीं है, हमने तो रट्टा मार दिया है और हम तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग कोई बुरी चीज नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये चीज, ऑप्शन बाइंग बुरी चीज नहीं है।
पर उसके करने के लिए कि एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए, कुछ हमारे पास रूल्स होने चाहिए और ये नहीं होते हैं ना, तभी बड़ा लॉस होता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप बोलोगे कि सर, आपने तो ऑप्शन सेलिंग का वर्कशॉप बनाया है, मास्टर क्लास बनाया है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं पता है? वो होते हैं ऑप्शन बाइंग में। जब ऑप्शन बाइंग का सही नॉलेज वो नहीं लेते, फिर वो आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग में ये सोच के कि यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा। पर मैं एक बात बोलूँ, अगर आप ये सोच के आए हो ना कि ऑप्शन बाइंग में मुझे लॉस हुआ, किसी ने बोला इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया, तो आपकी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिर आप ऑप्शन सेलिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। फिर यहाँ पे लोग ये भी सही नहीं सीखते, फिर क्या करते हैं पता है? फिर बोलते हैं मुझे स्टॉक ऑप्शन करना है, ठीक है? फिर यहाँ से भी धक्के खा के आते हैं ना, फिर बोलते हैं मैं तो अभी इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग ही करूँगा। और ऐसी मैंने जर्नी देखी है। ये बंदा कोई भी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो ट्रेडिंग है, हमारा जो ट्रेडिंग है, वो कोई मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं है कि ये फ़ोन ले लूँ या ये फ़ोन ले लूँ या ये फ़ोन ले लूँ या ये फ़ोन ले लूँ। हर एक में हमें मार्जिन अलग चाहिए, हर एक का रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, हर एक की स्ट्रैटेजीज अलग होती है, हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है, वो समझना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको। तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपके आसपास में किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया कि इससे अच्छा भले तो ऑप्शन सेलिंग कर ले, या तो आपको लॉस हुआ इसलिए बाय आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मैजिक है। आप उतने ही लॉसेस करोगे, शायद उससे ज्यादा लॉस कर दोगे यहाँ पे, अगर डिसिप्लिन नहीं और सही तरीके से सीखा नहीं। और मेरा काम ही ये है कि मैं आपको बहुत सही तरीके से सिखाऊं। इसलिए ये वीडियो में पेशेंस रखो, एक सेकंड भी स्किप ना करो। अगर मैं कुछ समझा रहा हूं ना, भले वो बोरिंग लगे, भले वो बहुत कड़वा लगे, पर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप हर एक चीज को शॉर्टकट मान के मत चलो, ठीक है? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल चलो हम मान लेते हैं कि अभी ये मार्केट चल रहा है और आप एक नॉर्मल ऑप्शन बायर हो, तो अभी तक आप क्या कर देते? जैसे कि अभी एटीएम चल रहा है 25,900 पे, तो मैं क्या करूंगा पता है? एक कॉल बाय कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है? तो एक कॉल बाय किया, तो देखो यहाँ पे क्या है, बाई, और ये 25,900 का कॉल बाय किया, उसका प्रीमियम मैंने दिया 161 रुपीज प्रीमियम दिया, तो मेरा ग्राफ बन गया। ये ग्राफ का मीनिंग क्या है? ये ग्राफ का मीनिंग ये है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। देखो ना, ये कलर कैसा है। और अगर मार्केट नीचे आए तो मुझे छोटा सा लॉस होगा। अभी ही इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे अकाउंट से गए 12,000 रुपए। 12,000 रुपए मैंने दिए, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रीमियम, क्योंकि 161 जो है मेरा प्रीमियम, उसके इंटू 75 करूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा। पर मेरा लॉस कितना होगा कि मार्केट कितना भी नीचे चले जाए, चलो मेरी पोजीशन लेने के बाद मार्केट 300 पॉइंट नीचे गया, 1000 पॉइंट नीचे गया, तो मैक्सिमम लॉस मुझे 12,000 का होगा, है ना? और ये क्या होता है पता है? यही यूट्यूब में बहुत रट्टा मार मार के सिखाया जाता है, और यहीं पे ब्रेन वॉश होता है। ये जितना ये अट्रैक्टिव लगता है ना, उतना ऑप्शन बाइंग अट्रैक्टिव है नहीं, वो बहुत रिस्की है। देखो, ऑप्शन बाइंग है ना, इट्स अ वेरी हाई रिस्क एक्टिविटी, वेरी वेरी हाई रिस्क एक्टिविटी। ये सब लगता है, होता नहीं है ये सब चीजें, वंस इन अ व्हाइल होता है ये सब चीजें। इसलिए ऑप्शन बाइंग में भी ऐसा होता है ना कि 6-8 महीने बहुत अच्छा कमा लिया, फिर 1 महीने में ही बहुत बड़ा प्रॉफिट चला गया, है ना? ये मार्केट की रीत है, पहले आपको देगा, फिर आपको बहुत ज्यादा ले लेगा वो पैसा, ठीक है? अब इसका थोड़ा उल्टा करते हैं, अभी तक आपने ये किया था, पर आपको शायद ये पता नहीं था कि जब भी आप ऑप्शन बायर बन के बैठे थे, समझ लो कि ये आप ऑप्शन बायर बन के बैठे थे और आपकी जेब से आपने ये प्रीमियम दिया, तो सामने कोई सेलर था, ऑप्शन सेलर था, वो आपको सेल कर रहा था, तभी तो आप सेल कर पाइए ट्रांजेक्शन। देखो, एक ट्रांजेक्शन होता है, उसमें बायर होता है और सेलर होता है। तो आपने यहाँ पे 12,000 प्रीमियम दिए, वो किसके पास गए होंगे? सेलर के पास। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो सामने किसी ने सेल तो किया होगा। तो समझ लो कि ये यही कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम स्विच ओवर कर देते, ये बी पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या होगा पता है? सेल। देखो अब देखना, ये बायर हूं, बायर में मुझे क्या हो रहा है? मैक्सिमम लॉस 12,000 है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैं डांस कर सकता हूँ। इसको सेल कर देता हूँ। सामने जो बंदे ने सेल किया है वो आपसे अलग सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो बंदा अलग सोच रहा है, अलग सोच रहा है। पर वो अलग सोच रहा है, इसने उसने सेल कर दिया, वही कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल कर दिया। अब देखो इस बेचारे की हालत कैसी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप 12,000 रुपए में मार्जिन देके सेल कर दिए, और आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड प्रॉफिट का सपना देख रहे थे, वही कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए इस बंदे को लगे 2 लाख रुपए। और
ये कितना भी सही हो जाए, उसकी कुंडली में हर एक ग्रह मैच हो जाए, तो भी इसको मैक्स प्रॉफिट आपके प्रीमियम जितना ही होगा 12,000। पर लॉस देखो अनलिमिटेड। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बन रहा है कि आप ऑप्शन बायर हो तो आप 12,000 पे करें, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, आपका जो लॉस है वो भी 12,000 तक लिमिट होना चाहिए, और आपके सामने कोई सेलर है, उसका मार्जिन लग रहा है 2 लाख, 2 लाख लग रहा है, उसको लिमिटेड प्रॉफिट है 12,000 का, और उसको लॉस है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस कितना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा स्टूपिड है, ये बंदा मूर्ख है, कि यार 2 लाख का मार्जिन लेके तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट सिनारियो में 12,000 का प्रॉफिट होगा और लॉस अनलिमिटेड होगा, तो ये बंदा तो स्टूपिड नहीं लग रहा है अपने को। अगर ये बंदा स्मार्ट नहीं लग रहा है बायर वाला, कि 12,000 देके प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस 12,000 है सिर्फ, तो इसको मतलब सोचो कि इस बंदे ने 2 लाख डाले ना, इसकी जगह अगर हम 2 लाख रुपए का प्रीमियम ले ले तो कितना कितना होगा, अब देखो करीबन करीबन हम 16 लॉट ले सकेंगे, 16 लेट लेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो अनडेफिनेट होगा ना, और फिर भी हमारा लॉस तो 2 लाख ही फिक्स है, और इस बंदे को 16 लॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 लाख देने पड़ेंगे, 32-33 लाख, और अभी भी उसका लॉस तो अनलिमिटेड है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये कोई मूर्ख है, मूर्ख ही इंसान ऐसा करता होगा, फिर से हम 1 लॉट में चले जाते हैं, ये इंसान तो मूर्ख है। पर मैं आपको बात बोलूं एक चीज, देखो अगर आप बोल रहे हो कि एज ऑप्शन बायर हम लोग स्मार्ट है, हमने 12,000 का प्रीमियम दिया और हमारा मैक्सिमम रिस्क भी 12,000 ही है, सामने ऑप्शन सेलर कोई बैठा बैठा हुआ है, उसको 2 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ता है, और वहां पे अनलिमिटेड लॉस है और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 है, ठीक है, ये गेम चल रही है अभी, ये गेम। तो आप समझो कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ना 12,000 वाला, वो तभी हुआ सामने जब ये स्टूपिड सेलर बैठा था। समझ लो कल जाके इंडिया का मार्केट है, उसमें जो सेलर्स है, ऑप्शन सेलर, वो रूठ जाए, ठीक है, और काफी सारे ये सब सब बायर्स खड़े हैं, ठीक है, जिसको बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेना है, वो लोग करेंगे क्या, क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन होता है, आपको लगा कि मैंने ये 12,000 रुपए में एक निफ्टी का लॉट ले लिया, 25,900 का सी ले लिया, पर वो आया तभी ना जब कोई स्टूपिड सेलर ने सेल भी किया था 2 लाख मार्जिन देके। तो एक्चुअली ऑप्शन बायर को ये सोचना चाहिए कि मार्केट में जब 12,000 रुपए थे उसके, और ऑप्शन सेलर के 2 लाख थे, टोटल 2,12,000 थे, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, आपको ये सोचना चाहिए। सिर्फ आपके 12,000 रुपए की वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये बंदा सेल नहीं करता ना तो आपके 12,000 की कोई वैल्यू नहीं है, और गेम इतनी बड़ी है। अब आप देखो कि 12,000 के अगर मैं 10 गुना करूंगा ना तो 1,20,000 होंगे, और 12,000 के अगर मैं 20 गुना करूंगा ना तो 2,40,000 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे 12,000 देके बैठे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 2 लाख देके बैठा हुआ है, मतलब आपसे करीबन 15-20 गुना बड़ा है, मतलब आप एक छोटी सी चींटी हो, और आपके सामने इतना बड़ा एलिफेंट खड़ा है, और आपको ये लग रहा है कि आपका एनालिसिस सही है, आप सही हो, कि आपका 30 रुपए का प्रीमियम, 150 रुपए 60 रुपए का प्रीमियम अभी 1,000 रुपए हो जाएगा, आपको लग रहा है, तो ये बंदा स्टूपिड तो नहीं होगा, ये हाथी स्टूपिड तो नहीं है, और ये बंदा इतना बड़ा पैसा डाल के बहुत कम रिटर्न, इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, और आप छोटा सा पैसा देके आपको इतना बड़ा खजाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, देखो इसलिए कई बार आप देखना ऑप्शन बायर बड़े बड़े लॉस क्यों करते हैं पता है, उनको ये पता ही नहीं है कि हम चींटी है और सामने कोई हाथी खड़ा हुआ है, ये इंसान 20 गुना पैसा देके बहुत छोटा रिटर्न लेने की कोशिश कर रहा है, आप एकदम छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको खजाना चाहिए यहाँ पे, आपके कंपटीशन इस बहुत बड़े हाथी से है, मेमथ से है, डायनासोर से है, जो आपको दिख ही नहीं रहा। इसलिए क्या होता है पता है, इसलिए ऑप्शन बाइंग में जरूरी क्या हो जाता है पता है, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट के रूल्स क्लियर होने चाहिए, वरना नहीं चलेगा, वरना आपके सामने जो हाथी है ना आपको हर बार क्रश कर देगा। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इतनी डेंजरस गेम में वो जा रहे हैं,
वो खुद चींटी है और सामने मगरमच्छ बैठा हुआ है, सामने हिप्पोपोटामस है, ये उनको पता ही नहीं है। उनको क्या करना है पता है? रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेड करना है, फिर लॉसेस होते हैं। अब हम जाते हैं एक स्टेप आगे। अब हमें ये सोचना है कि ऑप्शन सेलिंग करें तो क्यों करें, क्या फायदा है उसका, क्यों आए इस जगह पे, क्या अलग है यहाँ पे जो मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं कर पा रहा था। देखो, जब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जगह में सेल करता तो नो डाउट मेरे अकाउंट में से 2 लाख गए, नो डाउट मेरा लॉस भी अनलिमिटेड है, और नो डाउट मेरा प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है, राइट? बहुत लिमिटेड मेरा प्रॉफिट है। पर यहाँ पे एक चीज बहुत यूनिक है, और वही ऑप्शन सेलर की दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऑप्शन बायर की दुनिया में क्या होता है कि हमें सच होना पड़ता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो ही पैसा होगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो ही पैसा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो हमें लॉस होगा। इसका मतलब क्या है पता है? बाइनरी। बाइनरी को क्या बोलते हैं? 1 और 0, बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। समझ लो कि ये निफ्टी ऊपर नहीं गया और निफ्टी यहाँ पे खेल रहा है, तो भी हमें लॉस ही होगा ना, तो भी हमें लॉस ही होगा, और हमें सही होना पड़ेगा। अब ऑप्शन सेलर क्या है पता है? लेट्स से कि उसको भी ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करते हो? ऑप्शन बायर की तरह आप क्या करोगे कि आप कॉल बाय करके बैठ जाओगे, राइट? पर ऑप्शन सेलर क्या करेगा? उसका उल्टा, उसको लगेगा ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो पुट सेल करेगा, पी सेल करेगा, ठीक है? या तो देखो, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ऑप्शन बायर बन के उसको अप्रोच करो, या ऑप्शन सेलर बन के। अब आपके पास चॉइस है। तो कोई बंदा कॉल बाय करके बैठ जाता है, कोई बंदा पी सेल करके बैठ जाता है, उसको अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। पर एक अनफेयर एडवांटेज सेलर को मिल रहा है, क्या पता है? कि एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो भी इस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या पता है? कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा। ये एक, ये दो, ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है ट्रेड लेने के बाद। ये तीन में से दो पॉसिबिलिटी ऑप्शन सेलर के फेवर में होती है, तीन में से दो पॉसिबिलिटी, मतलब उसके पास 67% प्रोबेबिलिटी है। और जो बायर होता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, वही उसके फेवर में होता है। कौन सी वाली? पहली और तीसरी। तो उसके पास जो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की, वो 33% है, ठीक है? 33%, 67%, ये ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन सेलर। इसीलिए इसका जो पल्ला होता है ना, वो भारी है। और कई बार ऑप्शन सेलिंग में ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल है कि अगर आप गलत हुए तो भी कुछ ना कुछ करके आप प्रॉफिट में आ सकते हो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रास्ता क्लियर, आपको स्टॉप लॉस लो, एग्जिट करो, और आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये सब तो ठीक है, पर ये जो आपने पॉसिबिलिटीज बढ़ाई, इसमें से ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट कुछ भी नहीं करेगा तो भी सेलर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, वो समझ में नहीं है। वो शायद बाउंस कर गया आपसे। उसको ही बोलता है टाइम। टाइम का बेनिफिट मिलता है, या तो थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं ना, डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा, उसमें से जो थीटा है वो सेलर का फ्रेंड है। कैसे? वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12 नवंबर है, ठीक है? और जो निफ्टी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, वो कहां पे है? इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी है 18 नवंबर, 5-6 दिन बाकी है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि 12 नवंबर टू 18 नवंबर 5-6 दिन यहाँ पे है। तो क्या होता है पता है? जैसे जैसे एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक मिनट, हर 5 मिनट 5 मिनट बढ़ती जाती है ना? और समझ लो कि यहाँ पे 18 तारीख है और अभी 12 तारीख है, मतलब इतना टाइम स्पेंड करना है तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। तो हर जो ये टिक 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 घड़ी में एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा हो रहा है ना, वो क्या करेगा पता है? जो भी प्रीमियम होती है ना, उसकी वैल्यू कम करता जाएगा। क्यों? जैसे कि आपके पास एक मैकडोनाल्ड्स का वाउचर हो, 1000 रुपीज का, ये कूपन दिखाओ, आप बर्गर और खा लो आप, फ्रेंच फ्राइज, पर उसमें वैलिडिटी होगी ना कि ये 6 महीने के लिए वैलिड है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो 18 तारीख को तो उसको एंड होना ही है।
तो उसकी वैल्यू ऐड करें ना, ऐसा कोई मैकेनिज्म चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम। तो टाइम को बोलते हैं थीटा। तो ऑप्शन वालों ने क्या किया है पता है? ऐसा सोचा ऑप्शन वालों ने कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए बायर को 12,000 देने पड़ते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए सेलर को 2 लाख देने पड़ते हैं, और वो बेचारा सिर्फ 12,000 प्रॉफिट घर पे लेके जाएगा और अनलिमिटेड लॉस लेके जाएगा। तो ये बंदा कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन सेलर नाराज हो जाएंगे तो बायर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसको कुछ अनफेयर एडवांटेज दे दो। तो इसके लिए इसको एक टाइम का बेनिफिट दे दिया कि अगर मार्केट कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए इसके पल्ले में 67% पॉसिबिलिटी ज्यादा आ गई कंपेयर टू बायर। क्योंकि बायर अगर कम पैसे दे रहा है ना, तो उसको कम बेनिफिट कराओ। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम एक मूवी थिएटर में जाते हैं, है ना, ये मूवी थिएटर में गए और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना टिकट बुक कराने के टाइम कि ये आपकी स्क्रीन है, ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पे मूवी देखेंगे। तो पता है ये सीट होती है, वो बहुत सस्ती होती है, जिसको ज्यादातर कोई बुक नहीं करता अनलेस कि हमारी मजबूरी हो। फिर एक होता है मिडल पोर्शन, उसकी रिजनेबल टिकट होता है। और ये सेक्शन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये एक्सपेंसिव वाला सिचुएशन है, ये एवरेज है। और ये जो है ना, अगर अगर आपको एक अच्छा व्यू चाहिए, बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप सोचो कि ये जो सेलर है वो इतना बड़ा पैसा डाल रहा है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं पता है? हमारे मूवी है ना, उसमें हमेशा हम आपको बेस्ट सीट देंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया है कि जो बंदा 2-2 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहा है उसको बेस्ट सीट दे दो, उसको ये वाली सीट देखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा ना, इसको यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट ऊपर जाएगा और आप पुट सेल करके बैठे हुए हो, ठीक है, बाय एनी चांस मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा जो ऑप्शन बायर को नहीं होगा। सो द होल रीजन कि कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ऑप्शन बाइंग मत करो, या तो ऑप्शन बाइंग में बड़े बड़े लॉस हुए आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ आ जाओ, तो वो ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भले इसमें मार्जिन ज्यादा जाए, पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, पर ये भी प्रैक्टिकली इतना सच नहीं है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, इसलिए हमने मास्टर क्लास आज स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे आपको कोई सपने नहीं दिखाने हैं। हर गलत फहमी को हम दूर करेंगे, हर चीज को हम दूर करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, सर एक लोड के लिए इतना मार्जिन, मेरे पास तो इतना है नहीं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? ऑप्शन सेलिंग में, हेजिंग में बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जहां पे देखो सीधा मार्जिन 53,000 आ गया। हम दोनों चीजें कंबाइन कर देंगे, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, ठीक है ना। तो ये 2 लाख का मार्जिन था, वो 53,000 हो गया। तो इसको मार्जिन बेनिफिट भी बोलते हैं। देखो, अब मैं बाइंग कॉन्ट्रैक्ट हटा देता हूं, तो मेरा मार्जिन है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख। पर जैसे एक बाइंग कॉन्ट्रैक्ट डाल देता हूँ ना, तो 2 लाख का मार्जिन हो गया 50,000। तो हेजिंग थोड़ी कम कैपिटल में भी किया जा सकता है। डरो मत, अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। पर हम अभी फर्स्ट स्टेप सीखे हैं कि व्हाई सम पीपल जंप फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि एक टाइम पे उसको एक अंदाजा आ रहा होता है कि ये 33% वाली गेम है और ये 67% वाली गेम है। शायद मैं यहाँ पे ज्यादा सर्वाइव कर लूंगा, शायद मुझे कम लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना। तो तब वो जाता है सेलिंग की तरफ। पर अभी तो बहुत बड़ा पिक्चर बाकी है, उसने तो भी ट्रेलर देख के मूवी देखने चला गया। अभी 3 घंटे की मूवी बाकी है और उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 तक उसको जाना है, अभी पता ही नहीं है। तो बस हम यहां तक आ गए, जो काफी लोगों की सोच होती है। और अब हम यहां से ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में एक नया कदम रखेंगे कि ये दुनिया क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि कॉल बाय की जगह हम पुट सेल करेंगे, तो अब हमें सेलर के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ेगा। देखो अब ये पूरी दुनिया कैसे सोचनी पड़ेगी पता है? लेट्स से कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि चलो मैं अभी निफ्टी में बुलिश हूं, तो एज अ सेलर मैं क्या करूंगा? अगर मैं बेरिश हूं, तो एज अ सेलर मैं क्या करूंगा? अगर मुझे लग रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मुझे मेरा मार्जिन कम करना है तो क्या करूंगा? अगर मुझे मेरा रिस्क कम करना है तो क्या करूंगा? ऐसे हजारों क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। क्योंकि एज अ सेलर ये बात मत भूलना भाई लोग, कि एज अ सेलर आपके पास अनलिमिटेड लॉस है।
जो एज ए बायर किया था, जो 12,000 डाले वही आपका 7-8,000 डाले वही आपका लॉस था। एज ए सेलर तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा ना, आप पोजीशन डाल के सो नहीं सकती क्या। तो वो सभी क्वेश्चंस के धीरे धीरे हम आंसर देखेंगे, धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि एज ए सेलर कैसे सोचता है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, हेजिंग की दुनिया में भी हम अपना डोर ओपन करेंगे और मजा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शांत तरीके से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है पता है? अभी हमें सेलर की तरह सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग कि सेलर सोचते हैं किस तरह से। ठीक है ना? देखो, ये जो चार्ट है ना, ये वाला, ये कब था? 4 नवंबर का एग्जाम्पल है, 04 नवंबर, है ना? कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे गया है, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में था, कांस्टेंट नीचे गया है। तो अगर हम बायर होते तो क्या करते? चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं यहाँ पे और सिमुलेटर में जाके के मैं यहाँ पे 4 नवंबर कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले। और समझ लीजिए कि हमको ऐसा सेटअप फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल जिस साइड भी ब्रेक होगी उस साइड हम ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली 15 मिनट की कैंडल जब बनी होगी तब 9:30 हो गए होंगे, तो हम 9:35 को हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हम बायर होते तो अभी तक क्या करते? ठीक है ना? तो 9:35 को हम पुट बाय करते हैं, राइट? पर यहाँ पे एक चीज है कि 4 तारीख को हम ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड नीचे की तरफ लेना है, पुट बाय करना है, सब कुछ क्लियर है। पर आज ही एक्सपायरी है, तो आज का दिन चूज नहीं कर सकते ना, मैंने मना किया था ना कि थेटा डी के होता है, तो हम क्या करेंगे, 11 नवंबर में चले जाएंगे। और समझ लीजिए कि हमने एक पुट बाय किया है। ठीक है, तो ये हो गया पुट बाय 25,700 के आसपास। उस टाइम पे एटीएम चल रहा था 9:35 पे, तो हमने पुट बाय कर लिया। अब हम देखते हैं कि चलो 2:30 बजे तक इसको होल्ड कर दे। ठीक है, 2:30 बजे तक तो क्या होता, हमारे हाथ में करीबन 1,700 रुपए आते हैं, राइट? 1,700 रुपए आते हैं, जो कैपिटल का 16% है, 16.2%। ये याद रखना कि हमने एज अ बाय ट्रेड लिया था, 2:30 बजे हम निकल गए, कैपिटल का 16.2% हमें मिल गया। ठीक है, पर उसी ट्रेड को अगर सेलर ट्रेड करता, एज ए सेलर हम ट्रेड करते, तो हम क्या करते? देखो, जब मार्केट नीचे गया तो हम पुट बाय करेंगे, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। तो हमें सोचना किस तरह से, हमें सोचना इस तरीके से कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास अभी दो चॉइस है। पहली है कि कॉल बाय करें, और दूसरी है तो पुट सेल करें। अगर कोई चीज नीचे जा रही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक, तो एक चॉइस है कि उसको बायर बन के हम क्या करें, पुट बाय कर ले, या तो हम कॉल सेल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मार्केट नवंबर 4 को नीचे गया है, तो हमें पुट बाय तो कर लिया, अब हम करेंगे कॉल सेल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कॉल सेल। ठीक है, यहाँ पे चले गए, बेरिश में आ गया कॉल सेल, आ गया, वही एटीएम पे कॉल सेल कर दिया। और इसको भी हम क्या करते हैं, 2:30 बजे, 2:30 बजे तक हमें रखना है। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्टली 2% ऑफ हमारी कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में कितना हो रहा था, ऑप्शन बाइंग में 16% हो रहा था, ऑप्शन सेलिंग में कितना हुआ, 2%, है ना? तो किसी को भी यही अच्छा लगेगा, है ना? कि इसको थोड़ी अच्छा लगेगा 2%, इतनी बड़ी कैपिटल डाल के मैं 2% ले रहा हूँ। और उसमें कितनी कैपिटल थी, इसको अगर हम स्विच ओवर कर देते तो कितना कैपिटल था, 10,000 जितना था, 10-12 हजार जितना था, राइट? एक मिनट, हमें क्या करना पड़ेगा, 9:35 को बेरिश थे, 11 नवंबर को हमने डाला था पुट। हाँ, 16%, 10,000 पे 16%, कहा 16%, और कहा ऑप्शन ट्रेडिंग में 2% सेलिंग, है ना? तो यही रीजन की वजह से कई बार लोग यहाँ पे आते हैं, बट दिस इज हाई रिस्क एंड दिस इज लोअर रिस्क एक्चुअली, लोअर और मीडियम रिस्क बोल सकते हो इसको, सेलिंग को। ठीक है, अब ये एक सिंपल एक केस हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग ये चीज नहीं, इंटरेस्टिंग कौन सी चीज है पता है? एक और चीज हम कर डालते हैं, चलो। हाँ, चलो एक काम करते हैं, जैसे कि ये दिन पूरा कंसोलिडेशन वाला रहा, कोई मूव नहीं रही। ठीक है, इसमें भी हम एक चीज फॉलो करते हैं कि ये 15 मिनट की कैंडल जब नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हमने ट्रेड ले लिया। अब ये एक कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल,
ये कैंडल बन गई होगी 945 को, 950 के आसपास हमें ट्रेड लेना है। 950 के आसपास हमें ट्रेड लेना है और दिन कौन सा था? 20 अक्टूबर। ये याद रखना, 20 अक्टूबर का दिन है और हमें 950 के आसपास कुछ ट्रेड लेना है, 20 अक्टूबर। अब अगेन यहाँ पे 20 अक्टूबर एक्सपायरी का दिन ही है, तो हम 28 अक्टूबर कर देंगे। और 9 अक्टूबर को हमें ट्रेड लेना है बेरिश साइड, तो ये पुट आ गया। देखो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, 13% का लॉस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया लॉस? 13%। 13% का हमें लॉस हो गया है हमें ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, 950 को सेम एक्सपायरी में, क्योंकि हम सेलर है तो हमारा फायदा कहाँ पे होगा? करंट एक्सपायरी, हमें जंप करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? कॉल शॉर्ट करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1.5% का प्रॉफिट मिल गया और ऑप्शन बाइंग में क्या होता? 13% का लॉस। 13% का लॉस, सामने 1.5% का प्रॉफिट। अब पता चला कि जहां पे कोई ट्रेंड नहीं था, सेम सिचुएशन में ऑप्शन बायर ने लॉस कर दिया 13%, और ऑप्शन सेलर ने प्रॉफिट किया 1.5%। समझ आ रहा है आपको? ये लॉन्ग टर्म में आपको ये साथ ज्यादा देता है कंपेयर टू ये। पता है ना, पिछले ट्रेड में उससे 16% प्रॉफिट दिया था। अब इस जैसे उसको एक ट्रेंड नहीं मिला, वही 16 में से 13% तो डाल दिया उसने। इसको भी ट्रेंड तो नहीं मिला, पर इसने लॉस की जगह में 1.5% दिया, भले उसके प्रीवियस ट्रेड में उसने 2% ही दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग है ना, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म खिलाड़ियों के लिए ज्यादा सूटेबल है ना। बुरा नहीं है, देखो ऑप्शन बाइंग बुरा नहीं है, उसके भी तरीके होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंट्री एग्जिट। पर अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि जहां पे ट्रेंड बिल्कुल नहीं था, ट्रेंड हमारे फेवर में था ही नहीं, कुछ ट्रेंड ही नहीं था, तो भी उसने सेलिंग ने प्रॉफिट दिया, बाइंग ने प्रॉफिट नहीं दिया था, लॉस करवाया था, बहुत बड़ा लॉस करवाया। 13% कैपिटल की बैंड बच गई हमारी, है ना। तो ये होता है। ओके, अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे। अब हमें ना एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक है। देखो अब हमें क्या सोचना है पता है, अब एक और चीज हमें यूनिक सोचनी है कि चलो यार, ऑप्शन बाइंग कर रहे थे या तो सेलिंग कर रहे थे, अब मुझे कोई चीज ऊपर जाती है तो पुट सेल करूंगा, कोई चीज नीचे जाती है तो कॉल सेल करूंगा। और कई बार ट्रेंड नहीं दिया तो भी मैं प्रॉफिट में हूं। अब ये ट्रेंड कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में रहा, ऐसा बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा स्मार्टनेस सोचे तो, कि जब जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो ऑप्शन सेलर बन के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? देखो अब क्या करना है पता है, अब हमें ये सोचना है। देखो अब इस निफ्टी को मैं वन डे में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। और हम एक चीज सोचते हैं, देखो ये एरिया दिख रहा है आपको? क्या हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया में निफ्टी एक रेंज में फंस चुका था? तो जब भी आपको लगे ना कि निफ्टी एक रेंज में फंस चुका है, उसमें से भी कैसा एक पैसा बनता है, देखो चलो 8 अक्टूबर की एक बात करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं, पोजिशनल एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर में हमें जाना है, 8 अक्टूबर का आ गया, ये रहा। 8 अक्टूबर को सुबह सुबह 10 बजे एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और एक्सपायरी है 6 दिनों में, 14 दिनों में। और हम क्या करते हैं पता है, एक ये वाला एक शॉर्ट स्ट्रेंगल नाम का ट्रेड लेते हैं। अभी समझना नहीं है, पर ये ट्रेड लिया ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कि ये मेरा मार्केट एक रेंज में रहेगा, ठीक है। ये मैंने एक रेंज डिफाइन कर ली, कैसे? अब देखो मैंने क्या किया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया मैंने, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को। कौन सी प्राइस पे किया है वो जाने दो, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं टोटल सेलर हूँ। नीचे की साइड भी सेलर हूँ, ऊपर की साइड भी सेलर हूँ। तो क्या हुआ पता है, एक रेंज मिल गई मुझे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पता है, अब मैं सिर्फ आपको 8 की जगह यहाँ पे, अगर हमने एक दिन यहाँ पे रुके हुए तो क्या होता, सीधा 200 रुपए का प्रॉफिट। दूसरे दिन, तीसरे दिन, देखो अभी देखा आपने, 2300 रुपए के प्रॉफिट में आ गया मैं, 3500 के प्रॉफिट में आ गया। देखो 14 तारीख होते होते मेरे पास मेरी कैपिटल का 1.5% आ गया। तो मैंने किया क्या, मैंने सेलर बन के ये बोला कि चलो अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो भी मुझे प्रॉफिट मिल ही रहा है ना, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मार्केट ही एक रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा मतलब कंसोलिडेट रहेगा।
तो मैं एक ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता हूँ, एक नीचे का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता हूँ। मैं दोनों साइड सेल साइड बैठ जाऊँगा, तो मुझे एक रेंज मिल जाएगी। तो अगर दैट इज़ ट्रू, तो जब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, मुझे पैसा मिलेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे स्मार्टनेस यूज़ किया। क्या स्मार्टनेस यूज़ किया कि एज़ अ सेलर जब हम पोज़ीशन लेते हैं, तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगी या तो बीच में जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। 3 में से मेरे पास ये 2 वाली पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक है? तो मेरी जीतने की पॉसिबिलिटी 67% तो है ही। तो क्यों ना मैं इस वाली पोज़ीशन को एक्सप्लॉइट करता हूँ, मैनिपुलेशन करता हूँ। कैसे? कि चलो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे कोई ट्रेंड की परवाह ही नहीं है। मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाए, नीचे जाना है तो नीचे जाए। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने इस साइड एक सेल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और इस साइड सेल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं दोनों साइड ग्रीडी होके बैठ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ पता है? एक रेंज क्रिएट हो गई कि मैं तो कोई भी साइड के लिए कमिटेड नहीं हूँ। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्केट इसके बीच में ही रहेगा। तो मुझे क्या हुआ? छोटा-मोटा इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। तो ये सेलर बनने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और मुझे प्रॉफ़िट कैसे हुआ पता है? थीटा डीके का, टाइम। टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रीमियम में से वैल्यू चुराता रहता है ना, जैसे एप्पल एक सड़ता है ऐसा। तो उसका मुझे पैसा मिला बस। मैंने ना तो ये सोचा मार्केट बुलिश रहेगा, मैंने ना तो ये सोचा मार्केट बेरिश रहेगा, कुछ नहीं। मैंने तो दोनों साइड सेल कर दिया, तो भी मेरे को पोस पैसा मिल गया। तो एज़ अ सेलर अब हम ये स्मार्टनेस सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार अगर आप चार्ट देख रहे हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 आवर्स के 1 आवर के चार्ट में अगर मैं देखो, अगर मैं इसको 4 आवर्स के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है? तो कई बार आपको ऐसा लगेगा, ये देखो, कितने टाइम से ये मार्केट एक रेंज में रह रहा है, मार्केट एक रेंज में रह रहा है। तो आप क्या करो पता है? ये रेंज करके आप अगर इसके ऊपर या नीचे के कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हो ना, तो आपको पैसा मिलना थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की स्मार्टनेस भी हम कर सकते हैं। अभी चिंता मत करना, कुछ चीज़ें बाउंस हो रही है तो मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। पर अब धीरे-धीरे आप यही सोचो कि आपको टाइम है ना, वो आपका फ्रेंड है अभी, और बायर का फ्रेंड टाइम नहीं होता। वहीं पे बायर मार खा जाते हैं। तो उसका भी हम एक्सप्लॉइटेशन आराम से कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, सिंपल-सिंपल चीज़ों में और डीप में जाते हैं और मज़ा करते हैं इसमें, को और क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और एज़ अ सेलर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है? तो देखो, इंट्रा-डे में भी 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे। तो ये 6 घंटे जाते हैं तो उसका भी कुछ बेनिफिट सेलर को मिलेगा ना? वो टाइम डीके वाला, थीटा डीके वाला। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है? देखो, काफ़ी लोग ये शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजी डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह-सुबह मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में 9:20 बजे, तो मैं क्या करूँगा? शॉर्ट स्ट्रैडल डालूँगा। अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल होता कहाँ पे है? कहाँ से आया ये शॉर्ट स्ट्रैडल? कुछ नहीं है, मार्केट कितने पे चल रहा है? 25,900 पे। तो जहाँ पे मार्केट चल रहा हो ना, उसका मैंने क्या किया है? एक कॉल सेल कर दिया, एक पुट सेल कर दिया, ठीक है? मैं दोनों साइड एज़ अ सेलर बैठ गया। तो दोनों साइड बैठा मतलब मैं ना तो बुलिश हूँ, ना तो बेरिश हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं बीच में बैठा हूँ कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। देखो ये रेंज, है ना? ये ग्रीन कलर और यहाँ पे रेड मतलब लॉस होगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा ना, ये मेरी रेंज है एज़ अ सेलर, मुझे पैसा दो। तो कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह-सुबह मार्केट ओपन होता है, 9:20 के आस-पास ऐसे कोई स्ट्रैटेजी डाल के बैठ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो ना, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि इंट्राडे में 6 घंटे होते हैं और निफ्टी की अपसाइड या तो डाउनसाइड की कुछ लिमिट होती है कि निफ्टी आधा परसेंट मूव करेगा, 1% करेगा, बहुत रेयर केसेस में 2% करेगा, इससे ज़्यादा वो करेगा नहीं, निफ्टी की भी एक लिमिट होती है। और यहाँ पे देखो एक रेंज क्या आ गई है, इस साइड 0.9%, इस साइड 1.1%, मतलब मैं दोनों साइड 1-1% एक रेंज लगा के बैठा हुआ हूँ। एज़ फार एज़ ये उसके दायरे में घूमेगा, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली ऐसे दिन कि जहाँ पे वो मार्केट बहुत कम घुमा हो, थोड़ा, जैसे कि 6 नवंबर को एक ले लेते हैं, ठीक है? अभी हम प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि लोग कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों का। तो मैं आ गया, 9:20 को आ गया, 6 नवंबर था और मैं क्या करूँगा? शॉर्ट स्ट्रैडल डालूँगा। तो देखो मुझे एक रेंज मिल गई, ठीक है? अब मैं इसको 30-30 देखो, 30 मिनट हो गए, ₹1000 आ गए मेरे हाथ में। विदिन 30 मिनट ₹1000 आ गए, ₹600, ₹1200,
1300 रुपए। 11 बजते बजते मेरे पास 2000 रुपए आ गए, क्योंकि ये वाली रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। देखो 2500 रुपए आ गए 12:30 बजते बजते। देखा, 2800 रुपए आ गए मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्राडे में लोग ऐसी पोजीशन डालते हैं कि जहां पे एक छोटी सी रेंज पकड़ लो, अपनी कैपिटल का कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सेफ है। अगर गलती से मार्केट यहाँ और यहाँ मूव करना चालू कर दिया, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, तो आपकी बैंड भी बच सकती है। पर वो सब आगे की बात है। अभी मैं इतना एडवांस नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एज अ सेलर इंट्राडे क्या होता है, कैसे होता है। दोनों साइड बैठ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई एक दिन लेते हैं, जैसे कि ये 11 नवंबर था। वो क्या था? एक्सपायरी था, है ना? तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सेलर लोग होते हैं, वो एक्सपायरी में एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमें यहाँ पे एक ट्रेड करना है। जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल डाल दिया मैंने, ठीक है? अब देखना इसने 11 नवंबर में क्या किया, थोड़ा नीचे गया और ऊपर गया। अब देखना यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रही है। 30 मिनट 500 रुपए, 30 मिनट 1500 रुपए, 30 मिनट। देखो अब मैं लो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखा कैसा लो स्टार्ट हो गया? देखो, देखा, मेरा 2600 का प्रॉफिट मैं पीछे ले जा रहा हूँ। मेरा 2600 का प्रॉफिट सीधा हो रहा है 900 रुपए का लॉस। क्यों? क्योंकि वो एक रेंज से बाहर जा रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट चल गया। तो अब इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये स्ट्रेटेजी सूटेबल है एज फार एज मार्केट एक रेंज में रहे। अगर रेंज में नहीं रहती है तो देखो वो लॉस होना स्टार्ट हुआ। क्या इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके भी एडजस्टमेंट होते हैं। पर अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चीजें कैसे चलती है। समझ आ रहा है? बट कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी के दिन ही मार्केट एकदम कहीं पे नहीं जाता, तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सोच लेते हैं कि ये 9-20 को हमने शॉर्ट स्ट्रेडल की जगह हमने स्ट्रेंगल डाल दिया। अब आप देखना 30 मिनट्स, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 554, है ना? कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट हुआ, बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ, पर कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट हुआ। अब एक चीज करते हैं हम, 1 मिनट पॉज लेके एक चीज समझ लेते हैं। जब हम सेलर होते हैं तो काफी सारे सेलर प्रीफर करते हैं कि हम ना तो बुलिश ट्रेड करें, ना तो बेरिश ट्रेड करें। हम कोई एक रेंज को पकड़ के ट्रेड करवाए, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि ये कौन इतना चार्ट एनालिसिस करे, कौन ये सब करे, और हम गलत हो गए तो। जैसे हमने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट डाउन जाएगा, पर देखो मार्केट कैसा अप गया। तो इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम एक रेंज में ही काम करें कि भाई मार्केट एक रेंज में रहेगा, जब तक उस रेंज में रहेगा उसका थेड़ा डिगे का प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो आइडियली जो प्रोफेशनल सेलर होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, रेंज पे पेड करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो, अगर आपको पता चला गया होगा कि सुबह सुबह 9-20 बजे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो शॉर्ट स्ट्रेडल है वो मुझे एक छोटी सी रेंज देता है, पर मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा है, देखो 8700। बट अगर मैं शॉर्ट स्ट्रेंगल करूं तो मेरा वही प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है ना? ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं। यहां तक अगर अब समझ में आ गया हो तो धीरे धीरे हम एक स्टेप आगे जाएंगे। कैसे? कि एज अ सेलर हम पोजिशनल ट्रेड भी तो कर सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी हेजिंग होता है, और वहीं पे भी तो दुनिया अभी है हेजिंग की तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो नवंबर की बात छोड़ो, हम चले जाते हैं थोड़ा अक्टूबर में, ठीक है ना? मैंने आपको जो बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 8 अक्टूबर को सुबह सुबह 10 बजे फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा कि मुझे तो भाई शॉर्ट स्ट्रेंगल करना है। तो देखो शॉर्ट स्ट्रेंगल मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों तक मार्केट इस रेंज में रहेगा। आने वाले 4-5 दिनों तक, क्या आपको पता है, आप एक्चुअली मंथली में भी आप कर सकते हो। हमारी मंथली कौन सी एक्सपायरी होती है?
ये वाली देखो 28 तारीख। तो 8 अक्टूबर को मैं 28 तारीख वाला भी ट्रेड ले सकता हूँ शॉर्ट स्ट्रैंगल करके। देखो, मेरी कैपिटल का मुझे 7% प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबिलिटी है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ और मार्केट उस रेंज में रहता है, फॉर एग्जांपल देखो, उस रेंज के बाहर चला गया तो देखा मेरे को लॉस हुआ। तो ये तो स्मार्टनेस नहीं है ना, पता चल रहा है। तो यहाँ पे ही हेजिंग का ख्याल आता है। क्यों पता है? जैसे कि ये एक कोई मंथ चालू हो रहा है, लेट्स से कि यहाँ से कोई मंथ चालू हो रहा है और आप एक रेंज में ट्रेड करना चाहते हो। जैसे कि सेलर है, वो एक रेंज में ट्रेड करना चाहता है, तो वो क्या सोचेगा पता है? ठीक है, नया नवंबर मंथ चालू हो रहा है, नवंबर मंथ को सुबह सुबह नवंबर 25 की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं और एक स्ट्रेंगल बिठा देते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेंगल पे क्लिक करेगा। अब देखो, 2.5 लाख की कैपिटल पे प्रॉफिट परसेंटेज 12%। तो बहुत बड़ी बात है यार कि 12% एक मंथ के आपने निकाल लिया, एक ट्रेड में से निकाल लिया। पर क्या गारंटी है कि मार्केट इस रेंज या इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, और जैसे बाहर जाएगा हमें लॉस होने लगेगा। इस रेंज तक ही वो प्रॉफिट है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे है? ये बीच लाइन में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसको और इसको लॉस को कम करना पड़ता है। और जब हम एज अ ऑप्शन सेलर मार्केट को अप्रोच करते हैं और हमें लगता है कि जहां जहां पे हमारा लॉस है, अगर उसको काउंटर करना है ना, तो हमें यहाँ पे हेज बाय करने पड़ेंगे, हमें बायर बन जाना पड़ेगा। और वहीं से ही हेजिंग की स्टोरी पूरी स्टार्ट होती है। वो हम आने वाले स्टेप में सीखेंगे। पर मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑप्शन सेलर बन के मार्केट को अप्रोच करो तो रिस्क रहता है, कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका होता है हेजिंग का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि चलो, जब हम ऑप्शन सेलर बनते हैं तो मार्केट ऊपर जाते हैं तो कॉल बाय की जगह हम क्या करेंगे? पुट सेल कर देंगे। मार्केट नीचे जाता तो पुट बाय की जगह हम कॉल सेल कर देंगे। और हमने ये भी एहसास किया कि जब भी हम पोजीशन लेते हैं और मार्केट कुछ नहीं करेगा, तो सेलर है वो प्रॉफिट में रहेगा, पर बायर है ना उसको लॉस होता है। हमने ये भी देखा। इसका मतलब क्या है? मार्केट जब तक एक रेंज में रहेगा सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इंट्राडे में भी अगर हमें ऑप्शन सेलर बनना हो तो बन सकते हैं। अगर हमें पोजिशनल ओवरनाइट हेल्ड करना हो तो भी हम कर सकते हैं। हम मार्केट की एक रेंज में बेट कर सकते हैं। जब तक वो मार्केट उस रेंज में रहेगा हमें प्रॉफिट होगा। ये सभी चीजों को बोलता है प्रॉफिट फ्रॉम थीटा डीके, मतलब टाइम वाला प्रॉफिट। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमें मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है। ये सब एडिक्शन नहीं करना है। हम तो एक रेंज पे खेलेंगे, राइट? सो एज अ सेलर हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो भी हमें रिस्क है, वो रिस्क हमें रिड्यूस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज आपने बहुत सुनी होगी जिसको बोलते हैं एक्सपायरी ट्रेडिंग। ठीक है, अभी क्या है पता है? अभी एक सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। पहले बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी थी। तो उसमें ट्रेड करने का रीजन क्या था? उसमें ट्रेड करने का रीजन यही था कि जिस दिन एक्सपायरी है, आप सोचो, थीटा डीके होता है ना, थीटा डीके उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा। तो वीक की शुरुआत में थीटा डीके स्लो रहता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है, और लास्ट 2 दिनों में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत की तरह आ जाती है। तो उसमें क्या होता है पता है? प्रीमियम की प्राइस बहुत फटाफट फटाफट गिरती है। तो जो लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं, वो ज्यादातर कई बार सेलिंग इंट्राडे में करेंगे, सिर्फ एक्सपायरी डे पे। जैसे निफ्टी की अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो वो क्या करेंगे बताए? ज्यादा सेलिंग वो एक्सपायरी में करेंगे। क्योंकि चलो, ट्रेंड अप है, डाउन है, ये है, ये तो सब ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल भी होता रहता था। पर इस बार क्या होगा? प्रीमियम की गलने की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ट्रेंड का तो बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ प्रीमियम की गलने का भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक्चुअली एज अ सेलर उनको एक्सपायरी में फायदा कैसे होता है पता है? कि समझ लो कि ये दिन एक्सपायरी का है, और आपको थोड़ा बहुत चार्ट का नॉलेज है, कुछ भी है। आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे?
कॉल बाय की जगह इसको पुट सेल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है? तो हो सकता है कि इस दिन एज़ अ सेलर नॉर्मली आपको 2000 का प्रॉफिट होता हो। पर क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो आपको 4000 6000 तक के प्रॉफिट होने के चांसेस है। क्योंकि आज प्रीमियम फटाफट, फटाफट, फटाफट भागेंगे, डीके होंगे आपके प्रीमियम, फटाफट, फटाफट, तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। और कई बार आप अगर गलत हुए कि यहाँ पे आपने बेरिश ट्रेड लिया, तो फॉर एग्जांपल आपको लॉस अगर 2000 का होना हो ना, तो वो लॉस 1800 का, वो लॉस 1500 का, वो लॉस 1000 का होगा। क्यों? क्योंकि डीके आपकी फेवर में है ना, इसलिए। तो क्या होता है पता है, जो एक्सपायरी दिन होते हैं, वो होते हैं गोल्ड माइन होते हैं, गोल्ड माइन सेलर्स के लिए, ठीक है? पर इन सब चीजों में कब जाना चाहिए पता है? जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओ ना, तब। वरना भले पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हो एक्सपायरी ट्रेडिंग से, आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अभी आपका इतना नॉलेज अच्छा है नहीं। पर यस, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो एक्सपायरी में मत घुसो, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जंप कर लो। आज 7 तारीख है नवंबर, आज एक्सपायर हो रहा है, तो आपका ट्रेड लो आप 14 नवंबर को। पर अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो डेफिनेटली आप 7 नवंबर को ट्रेड लो। आपके बहुत डबल डबल ट्रिपल फायदे हो जाएंगे इसमें। 2 दिन 2 गुना 3 गुना आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके? और ये एक दो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉकमोक यूज कर रहा हूँ, फिर आगे जाके हम ऑप्स्ट्रा यूज करेंगे। ये सब सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा हमें सेलिंग और हेजिंग की तरफ हमें एक्सपर्ट बनाएगा। धीरे धीरे इसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, स्ट्रेटेजी सेव कर सकते हो। मैं सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पर हाँ, अभी तक आई होप कि आपको ये पता चला कि एज ए सेलर दुनिया कैसी है। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम दो चीज सीखेंगे। अब हम हेजिंग की तरफ बढ़ेंगे, और हेजिंग में भी दो चीज सीखेंगे। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होता है, और डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होता है। ये दोनों चीज सीखेंगे। अभी तो बहुत सारा सीखना बाकी है, ठीक है ना? और आराम से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि आपको सब कुछ पता चले। ओके, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं पता है? एक नॉन डायरेक्शनल हम ट्रेड पोजिशनल लेते हैं पूरे मंथ का, और देखते हैं कि एक सेलर कैसे पैसा कमाने की ट्राई करता है, और अगर चैलेंज आती है तो उसको क्या चैलेंज आती है। देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ से एक मंथ स्टार्ट हो रहा है सितंबर। तो सितंबर मंथ में क्या हुआ है पता है? यहाँ से यहाँ मार्केट ने इस तरह से बिहेव किया हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे एंड हुआ है। सो एक्चुअली क्या हुआ है पता है, कि जहां से चालू हुआ है ना मार्केट, ऑलमोस्ट वहीं पे एंड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? सेलर के लिए अच्छी बात है कि घूम घूम फिर के मार्केट वहीं का वहीं आ गया, है ना? सो सितंबर महीना, मैं अभी सितंबर में चला जाता हूँ। सितंबर की 1 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मैं क्या करता हूँ पता है? एक चीज मैं करता हूँ, देखो। और मैं एक्सपायरी ले लेता हूँ 30 सितंबर, मतलब पूरे महीने का ट्रेड मुझे करना है। पूरे महीने ट्रेड करना है। कोई मुझे टेंशन भी नहीं लेना है कि मार्केट अप जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना है मुझे। मुझे तो टाइम से पैसा कमाना है। मुझे पता है सितंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, जो सितंबर 30 को एंड होने वाला है। तो मैं इसमें से टाइम का पैसा खाना चाहूंगा मैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ऑप्शन चेन चालू होगी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ पता है? देखो, ये जो ब्रैकेट में आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना, वो डेल्टा बता रहा है, ठीक है? तो 13 डेल्टा में एक पुट में सेल कर रहा हूँ, और 13 डेल्टा में एक में कॉल सेल कर रहा हूँ, ठीक है? ये रहा, हो गया। इसका मतलब क्या हो पता है? आप अगर ऑप्शन चेन आप देख रहे हो ना, तो ऑप्शन चेन में एक चीज आप एक्टिवेट कर सकते हो, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है आपको पता होगा, इतना तो बेसिक पता होगा, स्पीड होती है। जैसे कि जो चीज हाईलाइटेड है उसको हम एटीएम बोलते हैं, तो एटीएम की स्पीड कितनी होती है? तो क्या 50 का डेल्टा होता है। देखा? कॉल साइड और पुट साइड का डेल्टा, ये कॉल साइड का है, ये रहा कॉल साइड, ये पुट साइड, ये पुट साइड का डेल्टा। मतलब निफ्टी हर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो मेरा ये प्रीमियम है ना 50 पॉइंट से बढ़ेगा, या तो 50 पॉइंट से पुट साइड घटेगा, ठीक है? पर अगर मैं सस्ता प्रीमियम लेता हूँ, ये वाला, तो 43 का डेल्टा मिलेगा, और सस्ता ले जाता हूँ तो 28 का मिलेगा, राइट? बट वही चीज एज अ सेलर मैंने कैसे यूज की? मैंने क्या किया? मैंने सेल कर दिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट। पर कैसे मैंने सेल किए? देखो, 13-13 डेल्टा वाले, देखा? 13-13 डेल्टा वाले, मतलब मैं एकदम दूर चला गया। मैं दूर चला गया एकदम, ठीक है?
तो दूर चला गया तो मुझे एक बहुत बड़ी रेंज मिल गई। अब रेंज कितनी मिली देखो, एक साइड 3.7% और एक साइड 4.3%। मतलब कुल मिला के मार्केट इस साइड 4% आ जाए तो भी मैं सेफ हूं, मार्केट इस साइड 4% आ जाए तो भी मैं सेफ हूं। 4-4% में सेफ हूं, ऐसी एक रेंज बना ली। तो जितना हो सके ना उतना मैंने सेफ खेलने की ट्राई की। तो अगर मेरे नसीब बहुत अच्छे है ना तो मुझे 7,000 जितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सीधा सितंबर 30 तक में राह देखता हूँ और कुछ मुझे करना ही नहीं है ना। तो ये देखो, एक दिन, दूसरा दिन, और आप देखना ये जो ये बीच वाली लाइन है, इस फार ये रेंज में रहेगी ना, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। देखो, अब यहां से ये इस साइड मूव हो रही है, थोड़ा लॉस हो गया मुझे। अभी देखो क्या हुआ, अब देखो कि 2,000 का प्रॉफिट 800 कैसे हो गया। देखो सितंबर 9 और 10 को क्या हुआ, अब देखो मार्केट में जाके, सितंबर 9 और 10 गैप अप हुआ, देखा थोड़ा सा गैप अप हो गया मार्केट, इसलिए मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। पर अभी भी क्या है, मेन मेन ये रेंज है ना, उसमें हूं मैं, हूं तो मैं प्रॉफिट में हूं। देखो थोड़ा थोड़ा मार्केट फटाफट घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, मैं ऑलमोस्ट बॉर्डर पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी। देखो एक टाइम पे लॉस कितना हो गया था, 4,000 का लॉस हो गया था मेरे को। देखो मैं फिर से अंदर आ, देखो 4,000 का, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। ये सितंबर 30 की सुबह और मुझे 7,300 का प्रॉफिट हो गया। कुछ करना पड़ा मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, मैं बैठा रहा। मैंने एक ही स्मार्टनेस की कि रेंज बड़ी बढ़ा ली। मतलब निफ्टी के लिए इतनी ऐसी रेंज हो तो क्या, मतलब ठीक है ना। पर ये वर्क क्यों किया पता है, मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज मार्केट ने क्या किया पता है, घूम फिर के वही रेंज में आ गया। यही सेम चीज यहाँ पे नहीं चलेगी अक्टूबर में। अक्टूबर में ऐसा मार्केट ने थोड़ी किया, अक्टूबर में लगातार अप गया है। तो देखो अब वही सिनारियो हम अक्टूबर में फॉलो करते हैं कि अक्टूबर का महीना शुरू होता है सुबह 10 बजे, 28 तारीख की एक्सपायरी, और हम क्या करते हैं पता है, 0.13 को सेल करके बैठ जाते हैं। देखो 0.13 ना मिले तो 12 ले लो, ऑलमोस्ट देखा 3.34% की रेंज मिल गई। अब देखना ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो मुझे लॉस होगा, देखना। देखा 2,600 का लॉस, अब 9,000 का लॉस, बॉर्डर पे आया 9,000 का लॉस, 17,000। अब मैं उसको ऐसे ही रखूंगा ना तो फिर मेरी बैट बजेगी, राइट। तो ये एक इश्यू है, देखा ना, पता चला ना। अभी यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता था, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि ये सब जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, जो अभी हमने अप्लाई की, जो मैंने यहाँ पे कुछ डेल्टा चूज किया, मैं जितना डेल्टा लेने गया ना, जैसे कि 13 का डेल्टा की जगह मैं 17 का लेता तो मुझे रेंज कम मिलती। देखो 13 का डेल्टा था, उसकी जगह मैं 19 का डेल्टा में सेल करके बताऊं आपको, ठीक है, 19 का डेल्टा। तो अब रेंज देखो 2.7% या 3 रेंज छोटी होगी ना, रेंज छोटी होगी, ठीक है। पर उसकी जगह मैं चला जाता हूँ 13 वाला डेल्टा, ठीक है, 13 13 की जगह चलो 11 वाला डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है, 11 वाला डेल्टा ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। अब देखो तो फिर 4-4% की रेंज आ गई। इसका मतलब क्या है, जितना मैं डेल्टा 11 का लूंगा, 12 का लूंगा, 13 का लूंगा, तो रेंज बड़ी मिलेगी, मुझे सेफ्टी मिलेगी। जैसे ही मैं 15 का डेल्टा, 19 का डेल्टा, तो ये रेंज छोटी हो जाती है, प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है, राइट। ओके, पर यहाँ पे आप देखो कि जो सितंबर महीना था उसमें मुझे इजीली प्रॉफिट कैसे हो गया, क्योंकि मार्केट सेम रेंज में रहा। मार्केट कंसोलिडेशन इसको बोल सकते हैं, कि घूम फिर के वही आ गया। पर जहां जहां पे मार्केट एक रेंज पकड़ लेता है तो मुझे लॉस हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, मतलब आप बोलते हो कि मुझे चार्ट में कुछ नहीं देखता, आप मुझे सर बोल दो कि 13 का डेल्टा सेल कर दूं, बाद में मैं बैठ जाऊं। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज पसंद है जहां पे चार्ट ज्यादा देखना नहीं है, तो आपको कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो। आप रेंज ढूंढते रहोगे, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है। जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा चार्ट नहीं देखते, ठीक है, वो डेल्टा वाली पोजीशन बिठाते हैं।
पर उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब जब मार्केट एक रेंज पकड़ लेगा, या तो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा ना, आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, या तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे फिर काम आता है हेजिंग की ट्रिक, कि जहां पे आपको लॉस हो रहा है ना, उस लॉस से बचो, उसमें हम बाद में जाएंगे। दूसरी चीज होती है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होता है ना, उसका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। मंथली 3%, मंथली 4%, मंथली 5%। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरा यूट्यूब कैसे खराब पड़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं अक्टूबर की 1 तारीख को देख रहा हूँ, 28 अक्टूबर में मुझे एक पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो मैंने 13 डेल्टा सेल कर लिया। ठीक है, 13 नहीं था तो यहाँ पे 12, सॉरी एक सेकंड। तो मुझे क्या बोल रहा है ये, कि 3.7% मेरा मैक्स प्रॉफिट है। देखो, ये मैक्स प्रॉफिट है, कोई यहाँ तक रुकेगा भी नहीं। अगर 7,000 जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है ना, जहाँ पे इसका मुझे 6,200 मिल जाए, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, उसी तरह चलो, मैं सितंबर में इसको पोजीशन में लगाता हूँ, सॉरी सितंबर 1 को, और सितंबर एंड के लिए मुझे पोजीशन लगानी हो, तो मैं 13 डेल्टा अगर मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो मुझे 4% प्रॉफिट मिलेगा। तो यूट्यूब है ना, कई बार आपको गुमराह करेगा। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज आपको सिखाएंगे काफी यूट्यूबर्स, उसमें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। मैथमेटिकली ही नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ज्यादा रिटर्न देता ही नहीं है। तो ये आप समझना, उन लोगों से दूर आप भागना जो आपको गलत सिखा रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? इसका इश्यू भी पता चल रहा है ना कि क्या इश्यू है। इसीलिए अब आते हैं थोड़ा बहुत हेजिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा बहुत हेजिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हम कैसे आएंगे हेजिंग की तरफ, कैसे देखना है हेजिंग को, समझ लेते हैं। सितंबर में सुबह सुबह, सितंबर 30 में हमने कुछ ऐसा शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट किया। ठीक है, तो आप देखो, अभी हम 13 डेल्टा फॉलो नहीं करते, सॉफ्टवेयर ने जो दिया ना वो हमारे लिए भगवान है। ठीक है, कैसे मान लेते हैं। तो उसने कुछ 40 वाला डेल्टा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट देखो 12% हो गया। देखो, जितना आप 11, 12, 13, 15 डेल्टा चूज करोगे ना, आपका प्रॉफिट कम होता है। जैसे डेल्टा में पास जाओगे तो ये रेंज छोटी होगी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ ये रेंज। समझ लो कि ये रेंज अपने है 2.6%, 2.6%। अभी ये रेंज बढ़ानी है, हमें डर लग रहा है यार, 2% निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो ये रेंज बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? ये डेल्टा को कम करेंगे। देखो, तो यहां से प्लस माइनस करो, और आप ले जाओ डेल्टा को 40 के आसपास, डेल्टा को ले जाओ। ठीक है, और यहां पे भी आप 40 के आसपास, ऐसा करते रहो जब तक, फॉर एग्जाम्पल, आपको, आप यहाँ पे कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि काम करते हैं सर, हम वो 15-16 वाला डेल्टा ही हमारे लिए ठीक है। ठीक है ना, तो ये देखो, अब हम ऊपर देखना, रेंज सब चेंज होगी, धीरे धीरे सब रेंज चेंज होगी। देखा, रेंज बढ़ रही है, ये ग्राफ देखना। हाँ, अब देखो दोनों साइड कितना हो गया रेंज, रेंज बड़ी हुई तो देखा, प्रॉफिट जो था 29,000 का कितना हो गया, 8,000। मैं बताता हूँ, देखो सॉफ्टवेयर ने जो बोला था ना वो लेते ना तो 29,000 होगा, पर अगर यहाँ पे 15-15 कर दिया था ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया था, 8,000 हो गया था। तो रेंज छोटी तो प्रॉफिट बड़ा, पर उसमें रिस्क भी है। ठीक है ना, तो चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत हुआ तो यहाँ पे लॉस आ रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चला जा रहा है। मार्केट या तो ऊपर भाग लिया, नीचे भाग लिया, तो मुझे लॉस हो रहा है ना, ये याद है ना, यहाँ पे लॉस हो रहा है मुझे। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूज कर रहा हूँ शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब क्या, कि मैंने एटीएम पे ही कॉल और पुट को बेच दिया, तो ये मेरी रेंज हो गई, है ना, अच्छी खासी 2.5% की रेंज मिल गई। और देखो, मुझे 2.5 लाख पे मुझे 45,000 प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो बहुत ही अच्छा है यार, 18% प्रॉफिट हो जाएगा, आप बोलोगे। और प्रॉब्लम यह है कि देखो, मैं इसको मूव करता हूँ, देखा जैसे ही पहाड़ के ऊपर नीचे आता है ना, मेरा लॉस शुरू हो जाता है यार। देखना, देखा 5,800, तो ये मुझे कैसे परवड़ेगा, कैसे मैं टिका रहूंगा इस मार्केट में, जो मुझे बहुत, कभी भी बहुत बड़ा लॉस, कभी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। मैं कैसे टिक पाऊंगा, क्योंकि मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। अगर जैसे कि आजकल ट्रम्प जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, तो लॉस तो अनलिमिटेड है, ये 5,000 का 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये स्ट्रेटेजी है, तो आप क्या कर सकते हो पता है, यहाँ पे कुछ बाय कर लो।
और यहाँ पे कुछ बाय कर लो, तो आप वॉल बिल्ड कर लो। कैसे? सिंपल चीज है, देखो ये दिख रही है आपको आयन बटरफ्लाई, उसको एग्जीक्यूट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? सेम बीच में तो हम सेल ही कर रहे थे, मेन सेल वाला ही है, देखो मेन सेल वाला ही है, ऊपर और नीचे हमने कुछ बाय कर लिया। ठीक है, ये देखो 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो मेरा पहाड़ बैठ गया। अब है ना, बाइंग कॉन्ट्रैक्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, तो ओरिजिनल ये मेरा पहाड़ रहा। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा 34,000 का, और 2.5 लाख का मेरा मार्जिन है। पर मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल गया तो मैंने ऊपर की तरफ कुछ बाय कर लिया पुट, और ऊपर की तरफ कुछ कॉल बाय कर लिया, तो मेरा पहाड़ बैठ गया। अब क्या है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी मेरा लॉस 2,000 3,000 के आसपास होगा। हाँ, मेरा प्रॉफिट नो डाउट कम हो गया, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा मेरा प्रॉफिट, पर मैंने अभी हेज कर लिया। अब मुझे चिंता नहीं है, मेरा लॉस कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, और मेरा मार्जिन देखो 1,15,000 हो गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि विदाउट हेजिंग जब आप एज अ सेलर ट्रेड करते हो ना, तो प्रॉफिट था 34,000, लॉस अनलिमिटेड था, और 2.5 लाख देना पड़ रहा था मुझे। कुछ मैंने बाय किया यहाँ पे, कुछ बाय करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो 30,000 का 12,000 हो गया, रिड्यूस हो गया श्योरली। पर अब मेरा लॉस भी काउंटर हो गया, और मेरा मार्जिन भी आधा हो गया, तो 1 लाख रुपए भी ये पोजीशन बढ़ा दी। अब क्या हो गया पता है, कि मैं रात को सो सकूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा लॉस अनलिमिटेड नहीं है। मेरा लॉस अनलिमिटेड नहीं है, तो इसलिए मुझे नींद आएगी कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा कोई बात नहीं, तो मैं शांति से सोऊंगा। देखो, है ना, इस तरह से इसको बोलते हैं हेजिंग। उसी तरह से पता है ना, हम शॉर्ट स्ट्रेंगल भी डालते थे, यहाँ पे जो डेल्टा 20-20 11-11 का हम लेते थे, पता है ना आपको, जैसे कि 15-15 का भी डेल्टा ले सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे अब हेज कर सकते हैं। अब अगर इसको हेज करें तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आयन कॉर्नर। देखा कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, रेंज के बाहर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। कहीं ना कहीं मैं मेरे लॉस को फिक्स कर रहा हूँ, भले प्रॉफिट से ज्यादा यहाँ पे लॉस है, पर फिर भी मेरा लॉस फिक्स है। तो अब मैं आपको बोलूं, जैसे कि ये वाला था, तो अगर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, 1 अक्टूबर को हम जाते हैं, 28 अक्टूबर वाली एक्सपायरी लेते हैं, और हम एक आयन कोडर डालते हैं। तो अब देखो, पूरे मंथ की आयन कोडर बोल रही है कि मुझे प्रॉफिट होगा 10,000 का, पर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में मेरा लॉस 4,600 4,700 उसके आसपास होगा, और मेरा मार्जिन है 1,12,000। अगर मैं नहीं करता, ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा देता हूँ, ठीक है, ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होने वाला था 30,000, मेरी कैपिटल जाती 2.5 लाख। ठीक है, बट मैंने क्या किया कि नहीं भाई, अपने बाइंग कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हैं, अपने को नहीं चाहिए 30,000, अपने को 10,000 8,000 दे दो, अपना घर चल जाएगा। तो देखो, मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया, तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए ना, उसकी जगह आप देखो कि क्या होगा। देखो, अक्टूबर 17 तक आ गया, मैं यहां पोजीशन चालू कर दी मैंने, और अक्टूबर 17 मतलब मैं एक्चुअली यहां आ गया हूं, देख रहे हो? फिर भी अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं 3,000 के ही नुकसान में हूं। इतना बड़ा मार्केट चला गया ना, तो भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सरवाइव कर सकता हूँ। देखो, अक्टूबर 23, अब देखो, जब बहुत ज्यादा हुआ, तब भी ये लॉस से मैं थोड़ा बाहर जा चुका हूँ, राइट। पर फिर भी मुझे रात को नींद आएगी, क्यों आएगी? अगर एक एसएल भी मेरा ऐसा लग गया ना, तो दूसरे ट्रेड में भी इस एसएल को कवर अप कर सकता हूँ, बाकी और कोई जगह पे मैं इसको कवर अप नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, एक्सपायरी का दिन आ गया है। एक्सपायरी के दिन को जो मुझे लॉस होना है, देखो, करीबन 2 बजे मुझे लॉस कितना हुआ, 3,800 का। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं एक्सपायरी तक रुका रहा, मैं एक्सपायरी तक रुका रहा। आप देखना, तो मुझे लॉस कितना हुआ, मैक्स लॉस कितना हुआ, 4,400। उसने मुझे प्रॉमिस क्या किया था, 4,600 से ज्यादा मैं तुझे लॉस नहीं होने दूंगा अगर तू 28 तारीख तक तो रुकता है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में, कि जहां पे मार्केट ने ट्रेंड ही पकड़ लिया, तो भी मेरी कैपिटल का कितना परसेंट गया, 2%, जो मैं आराम से रिकवर कर सकता हूँ।
और ऐसे अगर आपको 10 एसएल हिट हो जाए तो आप 10 बार गलत हुए, तो 10 बार गलत हुए 2 इंटू 10 मतलब क्या होगा, 20% ही कैपिटल आपकी हुई, 10 बार आप गलत हुए तो इसको आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर आंख बंद करके ट्रेड अगर ऑप्शन बाइंग में करो या तो सेलिंग में करो ना, तो बैंड बच जाएगी। हेजिंग ही एक तरीका है कि जो आपको लॉस काउंटर करके रखेगी। आप समझ आ रहा है? तो यही होता है, यही तरीके से क्या करते हैं सेलर्स, हेज करते हैं अपनी पोजीशन, जहां उसको रखता है वो हेज कर दिया। दूसरी चीज, ये एक चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर की सुबह सुबह 10 तारीख को मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं कि मुझे ये रेंज वाला प्रॉफिट नहीं कमाना है। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे चार्ट देखना आता है, मुझे बुलिश या तो बेरिश ट्रेड लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है यार ये अभी मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, ये तो बुलिश और बेरिश। तो क्या आता है उस टाइम पे आपको काम आते हैं स्प्रेड। जैसे कि अक्टूबर 1 सिलेक्ट कर लिया, 28 तारीख, और मैं बुलिश साइड जाना चाहता हूँ, चलो ये स्प्रेड डाल दूं। स्प्रेड डाल दूं मतलब क्या हुआ, एक चीज मैंने बाई की, एक चीज सेल की, कॉल बाई भी किया, कॉल सेल भी किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मेरे पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है यहाँ पे, तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, मुझे 1:1 का, कि अगर मैं जीता तो 7,500, हारा तो 7,500, ठीक है। तो अब आप देखना कि अगर मैं बुलिश हूं तो अब ये क्या होगा, अपर साइड प्रॉफिट, डाउन साइड लॉस। पर अगर मैं 1:1 से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें थोड़ा प्लस माइनस करोगे ना, देखो क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। 1:2 हो गया, अगर मेरा प्रिडिक्शन सही तो 10,000, बाकी वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में 4,700 ही खोऊंगा मैं। तो अगर ये मार्केट बुलिश जाने वाला था और मैंने हेजिंग में बुलिश ट्रेड लिया, ये ऐसा क्यों किया, अपर साइड में प्रॉफिट में हूं, पर डाउन साइड कल रात को मैं सो रहा हूं और ट्रंप ने कुछ बोल दिया, आरबीआई ने कुछ बोल दिया, कुछ गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया, तो मेरा लॉस 4,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं प्रोटेक्शन में बैठा हूं। अब देखो, जैसे जैसे मैं अभी अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, 2-3 दिनों में ही मैंने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, और कैपिटल कितनी लगी इस बार, 56,000। 56,000 पे मैंने 4,500 का प्रॉफिट कमा लिया, और भी मैं भी कमाने वाला हूँ क्योंकि मार्केट देखो रेंज में है, मेरी रेंज में ही जा रहा है वो, देखा, मेरी रेंज में ही है, एकदम यहाँ तक मैं आ गया हूँ। देखो अक्टूबर 23-24 तक तो मैं प्रॉफिट में हूँ, 16% प्रॉफिट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन डिरेक्शनल ट्रेडर्स होते हैं वो कोई बायस नहीं लेते, वो रेंज में से पैसा बनाने की ट्राई करते हैं। इसके लिए उनको सोचना पड़ता है, 0.13 डेल्टा पे सेल करें, 0.12 डेल्टा पे सेल करें, रेंज बड़ी ले या तो रेंज छोटी ले, क्या करें, ठीक है। पर जो डिरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, डिरेक्शनल ट्रेडर क्या करेंगे, डिरेक्शनल ट्रेडर बोलेंगे आपको कि भाई एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ कहीं पे मेरे से क्लिक हो चुका है, इसको मुझे क्लोज कर देना पड़ेगा। अगर आप डिरेक्शनल ट्रेडर बन के हेज करना चाहते हो, तो जब आप ऊपर की पोजीशन में पैसा कमाना चाहते हो तो नीचे की पोजीशन हेज करो। अगर आप नीचे की पोजीशन में पैसा कमाना चाहते हो तो ऊपर की पोजीशन में कुछ हेज करके चलो। तो तब कौन सी स्ट्रेटेजीज काम आती है, इसको बोलते हैं स्प्रेड, देखा, बुल्स बुल स्प्रेड बोलते हैं, बेरी स्प्रेड बोलते हैं, काफी सारी अलग अलग रेशियोज, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है जो काम आती है। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग का फायदा क्या है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग का फायदा क्या है कि बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट मिलता है। तो जो बंदे ऑप्शन बाइंग टू हेजिंग या तो सेलिंग आते हैं ना, आप लोगों को कई बार जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग है ना, उसमें आपको कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, एडजस्टमेंट भी ज्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगेगा और रिटर्न भी कम लगेगा। तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग टू आप डायरेक्शनल हेजिंग में आ जाओ, ठीक है। बुलिश 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 बेरिश सेम रखो आप, पर अभी हेज करने लगो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी बेरिश जाने वाला है, आपको ऐसा लगा कि यार अक्टूबर 1 से निफ्टी तो बेरिश जाने वाला है, राइट, तो वीकली पोजीशन भी क्रिएट करो और बाई वीकली भी करो, और आप बेरिश सिलेक्ट करके आप उस तरह से स्प्रेड क्रिएट कर लो कि नीचे की तरफ प्रॉफिट, ऊपर की तरफ आपको लॉस, और वो भी अगर 1:1 पसंद नहीं है तो इसको 1:5, 1:2 की तरफ लेके जाओ, ताकि अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो भी आप ये हेज में बैठे हो। हेज मतलब देखो, एक साइड में बायर हूं, एक साइड सेलर हूं, कोई ना कोई तरीके से आप हेज कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा होता है एक हेजिंग करने का।
ठीक है? तो अभी आप देखो कि कई बार क्या होता है, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, लॉस करके आते हैं ऑप्शन सेलिंग में, फिर आते हैं ऑप्शन हेजिंग में। पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि ये कांसेप्ट बहुत अंदर डीप में जाना पड़ता है। ईज़ी नहीं है ये सब चीज़ें। थोड़ा इसमें डीप में जाना पड़ता है। अगर मैं सही नहीं सीखूँगा ना, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सी स्ट्रैटेजीज़ डालनी है। अब देखो, जब मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ तो स्प्रेड के भी 2 टाइप है। एक है डेबिट स्प्रेड और एक है क्रेडिट स्प्रेड। मतलब एक साइड हम बायर वाला एंगल स्ट्रॉन्ग में ले रहे हैं, एक साइड सेलर वाला एंगल स्ट्रॉन्ग में ले रहे हैं। वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में समझाऊंगा। पर हर एक चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इसको रट्टा नहीं मारना है। कौन सी चीज क्या मेरे फेवर में है, कौन सी चीज मेरे फेवर में नहीं है, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, यहां से अभी हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 7 नवंबर की जगह मैंने 10 नवंबर को एक पोजीशन ली है। चलो, एक ट्राई करते हैं। 10 नवंबर भी जल्दी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि अभी सीधा मार्केट ऊपर चला गया है। हमारे पास एनालिसिस के लिए कम दिन बचेंगे। जैसे कि 10 नवंबर है, तो मैंने 18 नवंबर में कोई पोजीशन ले ली। मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, राइट? तो मैंने ऐसा एक स्प्रेड डाल दिया, 1 दिन, 2 दिन, तो सीधा 2 दिन में ही मुझे 8% का प्रॉफिट हो गया। वाई? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हेजिंग कैसे करना है। और अगर मैं गलत साबित हुआ ना, तो भी मैं ज्यादा लूज नहीं कर रहा हूं। मैं उस तरह से हेजिंग करने की ट्राई करूंगा। और कैपिटल कितनी गई? 55,000। हेजिंग हो गया 55,000 में, देखो। ठीक है ना? सो फायदा बहुत होता है। आप बहुत ही प्लान आउट कर सकते हो। उसी तरह से आपको हेजिंग करना है, जैसे कि आपको रिलायंस में हेज करना है, तो आप करो। आपको कौन मना कर रहा है? ये सभी सॉफ्टवेयर में, अगर मैं यहाँ पे बिल्डर में जाता हूँ तो स्टॉक पे आता है। आप स्टॉक में भी हेजिंग करो। ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग की जगह आप ये हेजिंग सीख लो ना, स्विंग ट्रेडिंग की जगह। कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, रिलायंस ऊपर जा रहा है। हाँ, 15 अक्टूबर से लग रहा है, 14 अक्टूबर से लग रहा है, जहां से ऊपर जा रहा है। तो जैसा मैंने सिखाया था उसी तरह से चलो। आप यहाँ पे भी स्प्रेड क्रिएट करके चलो। ठीक है ना? अगर ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर बैठो, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, कि मैं गलत हूं तो मुझे लॉस कम होना चाहिए, सही हो तो ये होना चाहिए। और दूसरी एक बात सुन लो, ऐसा नहीं है कि ये लॉस आपको होगा, इसके भी एडजस्टमेंट होते हैं। इसके भी एडजस्टमेंट होते हैं। कि जैसे लॉस होना चालू हो ना, हम चीजों को शिफ्ट कर दे, कोई चीज को रिमूव करे, कोई चीज को ऐड करे। काफी सारे एडजस्टमेंट होते हैं। अभी वो मैं डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट इटसेल्फ इज अनदर वर्ल्ड एक्चुअली। पर हेजिंग में ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल करना और चालू कर दो, ताकि आपका लॉस और कम हो जाए। ठीक है ना? जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिमुलेटर में फिर से जाता हूँ। ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो, मैंने अक्टूबर 1 को सुबह सुबह 10 बजे एक पोजीशन ली मैंने। ठीक है? और वो 28 अक्टूबर की एक पोजीशन ले रहा हूं मैं। और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे 15 का डेल्टा सेल कर देना है। ठीक है? ये फिर से हम नॉन डिरेक्शनल में जा रहे हैं। ठीक है? पर अब मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ कि जब कभी मेरी ओवरऑल ये जो डेल्टा है ना, वो जब कभी 15 या उसके आसपास पहुंचे ना, तो मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। क्यों पता है? ये ओवरऑल डेल्टा 15 के ऊपर तभी जाएगा, जब मार्केट या तो इस साइड या तो इस साइड एक बार मूव होना चालू करेगी, मुझे कुछ ना कुछ लॉस दिखाना चालू करेगी। तो मैं लॉस में नहीं होना चाहता। तो मैं ऐसा देखूंगा, मैं इस पे नजर रखूंगा। कभी भी 15 के ऊपर जा रहा है, कभी भी 15 के, हाँ अब देखो ये चला गया, ये चला गया ना, इसलिए उसने मुझे लॉस दिया, देखो। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों में से किसका डेल्टा ज्यादा है? 31 का, तो उसको अब निकाल दो। इसके सामने इसकी प्राइस रह गई 19, जो पुट की प्राइस है। तो कॉल साइड 19 की प्राइस है मेरे पास, कहीं पे है। हाँ, उसको सेल कर दो। ठीक है? अब फिर से मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया। फिर से मैं जाऊंगा, फिर से। तो जो मैं लॉस होगा ना, उसको कम कर दूंगा। उसको प्रॉफिट में ला, देखो मैंने कम कर दिया लॉस, एकदम प्रॉफिट में लाने की ट्राई कर दी मैंने। तो ये होते हैं एडजस्टमेंट। क्या आप लॉस आते हो, अब देखो प्रॉफिट पॉसिबिलिटी 92% होगी। लॉस होते हैं, उसको मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होता है पता है? कि कई बार कुछ अगर आप ट्रेडर को मिलोगे ना, तो बोलेगा कि मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, और उसका ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो वो एडजस्टमेंट क्यों फॉलो करेगा पता है? कि अगर उसको लॉस होना स्टार्ट हो, तो वो लॉस को रिड्यूस करेगा, या तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। उसी तरह से अगर मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, और मैंने यहाँ पे पोजीशन ली है, और मार्केट थोड़ा बढ़ गया है, और मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको लॉक करने के लिए भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा।
चलो एक एक चीज मैंने यहाँ पे बाई की है और यहाँ पे मैंने सेल करके ऐसा स्प्रेड क्रिएट किया है। अब मार्केट मूव हो गया तो इसको निकाल के मैं यहाँ कहीं पे शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे ट्रेलिंग की तरह आप बोल सकते हो, तो ताकि क्या हो कि अगर मार्केट यहाँ पे टर्न आउट हो ना तो ये 5,000 का प्रॉफिट मेरा हाथ से जाए नहीं, तो वो प्रॉफिट साइड एडजस्टमेंट होते हैं। तो हेजिंग की दुनिया इसलिए इंटरेस्टिंग है कि हेजिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। दूसरा, हेजिंग की दुनिया का एक और फायदा क्या हुआ कि आपको क्या सोचना है। आपको रेंज बना के खेलना है, आपको बुलिश और बेरिश खेलना है, आपको प्रॉफिट लॉक करना है, आपको लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आना है। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है उतना रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शंस है। पर आप अगर आप देखो, आप में से जितने भी लोग मेरा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, और अगर मैं अज्यूम करूं कि आप में से 95% लोगों ने कभी ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग या तो हेजिंग नहीं किया था, तो आप सोचो कि कितने लोगों को ये पता होता है कि ऐसी चीजें पॉसिबल है। देखो, अब मैं एक और चीज आपको बोलता हूँ कि और क्या यूज होता है चीजों का। जैसे कि अभी निफ्टी की सिचुएशंस देख लो। निफ्टी ने रिसेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है, और यहाँ से ये बुलिश मोड में चल रहा है। अब मैं एक बुलिश पोजीशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार ये इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, कुछ रुकावट आएगी नहीं आएगी, मैं कितनी एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो मैं उस तरह से अपनी पोजीशन बिठा सकता हूँ, उस तरह से हेज कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो मुझे बेरिश होना पड़ेगा, इसके ऊपर बुलिश हूँ, पर ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो मैं कितना पैसा इसमें डालना चाहता हूँ, क्या एग्रेसिव में करूँ, क्या नॉन एग्रेसिव करूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ मुझे बुलिश जाना है, तो मैं स्प्रेड लगा लेता हूँ। तो स्प्रेड में मुझे एग्रेसिव जाना है, तो दो लोट है, एक लोट है बाई का और एक लोट सेल का है, तो दो लोट कर लूँ ताकि मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊं यहाँ पे। तो देखो, प्रॉफिट अनडिफाइंड हो गया, अनलिमिटेड होगा। 76,000 में अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लॉस 26,000 होगा। तो डिपेंड कि मैं कैसा ट्रेडर हूं, मैं ये चार्ट को कितना समझ रहा हूँ, मैं कितना एग्रेसिव होना चाहता हूँ, मैं नहीं एग्रेसिव होना चाहता। ये सब चीजें अलाउ हो सकती है मेरे साथ। चलो मैं एक काम करूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा 1:1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस 1:1 में काम नहीं करना है, मुझे तो काम करना है 1:2 में काम करना है। ठीक है, ये मैंने 1:2 कर दिया। अब करूं मैं यहाँ पे दो लोट कर दूं, तो देखो प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, लॉस सिर्फ 13,000 का होगा। 56,000 पे 13,000 का लॉस होगा। क्या ये मुझे पॉसिबल है? क्या मैं ये सफर कर सकता हूँ? और ये भी पोजिशनल है, ऐसा नहीं है कि ये लॉस मुझे होगा। अगर पोजीशन मेरे सामने गलत निकल गई और मुझे 2,000 का भी लॉस दिखा ना, मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने लगूंगा। शायद ये दो लोट में से एक लोट निकाल दूंगा, मैं काफी सारी चीजें करूंगा, मैं उसको कभी भी 13,000 तक लाऊंगा ही नहीं मैं उसको। तो क्या होगा बताए, एग्रेसिव प्रॉफिट भी कमा लिया, मैक्सिमम लॉस भी मैंने कैप्चर कर लिया, एडजस्टमेंट के साथ भी मैं रेडी हूँ, बाद में मैं मार्केट में जा रहा हूँ। तो अगर आपको एग्रेसिव भी होना है, उसके भी तरीके होते हैं कि एग्रेसिव में खेल रहा हूं, पर अगर कुछ सिचुएशन हुई तो मुझे पता है मेरी जॉब से मुझे 13,000 ही देने, और 13,000 भी नहीं दूंगा मैं तो एक ट्रिगर पॉइंट रखूंगा कि 13,000 से पहले अगर मुझे 5,000 भी लॉस दिखाई देता है ना, मैं एडजस्टमेंट कुछ कर दूंगा ताकि वो लॉस भी 13,000 तक कभी भी ना आए। पर हाँ, प्रॉफिट में अनलिमिटेड कमाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो हेजिंग में ये सब पॉसिबल है अगर आप देखो, और कैपिटल भी देखो 56,000। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पे कैपिटल यूज कर लिया, राइट। सो आप स्टॉक्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आप निफ्टी में भी कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में भी हेजिंग कर सकते हो, आप सेंसेक्स में भी हेजिंग कर सकते हो, हर एक जगह पे। और हर एक सॉफ्टवेयर में जो आपको ये स्ट्रेटेजी दिख रही है ना, ये बहुत ही बुकिश, बहुत ही इनिशियल लेवल की स्ट्रेटेजीज है। इसको आप एक्सप्लोर करो, पर इसके ऊपर डिपेंड मत रहे, इसको डीप में सीखना पड़ेगा। जैसे कि ये स्प्रेड है, तो स्प्रेड क्यों है, स्प्रेड कहाँ से आया, स्प्रेड में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे लॉक करें, लॉस को कैसे रिड्यूस करें, ये सब सीखो। अगर आप बोल रहे हो कि सर मुझे रेंज बना के मुझे बटरफ्लाई में से या तो आयन काउंटर में से पैसा बनाना है, तो आयन काउंटर, एक अच्छा आयन काउंटर क्या होता है, कितना मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, क्या कितनी कैपिटल चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट कैसे लॉक करें, लॉस कैसे लॉक करें, ये सब एडजस्टमेंट हमें सीखने पड़ते हैं, एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। बट हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। कल जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बजट आने वाला है और बजट में मार्केट या तो इस साइड या इस साइड भागेगा, तो आप क्या बुलिश बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते, आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही लेना पड़ेगा आपको। या तो आपको ऐसा लग रहा है यार अभी डाउन बहुत कम जाएगा,
20% ही पॉसिबिलिटी डाउन जाएगा, 80% अप जाएगा, तो आप स्प्रेड यूज कर लो। और आपको लग रहा है कि यार ये रेजिस्टेंस टूटा ना सर, तो बहुत एग्रेसिवली जाएगा, तो आप क्या करो पता है कि भाई जब यहाँ पे ब्रेक हो उस टाइम पे तब ऐसा स्प्रेड क्रिएट करो, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कि भाई आप जा रहे हो तब जाके आप उसको 2 लॉट में कन्वर्ट करो एक अच्छा करने के बाद, क्योंकि अब जब आपको एग्रेसिव वहां पे बेटिंग करना होता है, राइट। सो मैं इतना सारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में मैं डालना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हो कि 80% डाउन जाएगा, 20% अप जाएगा, ये सभी पॉसिबिलिटीज को हम ट्रेड कर सकते हैं। एग्रेसिव होना है, सॉफ्ट होना है, एवरेज होना है, बाई साइड ज्यादा पैसा डालना है, सेल साइड ज्यादा पैसा डालना है, ये सब हम कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है भैया। हम लॉस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, हम प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यही होता है हेजिंग का कमाल। और हेजिंग आया है बड़े बड़े प्लेयर्स। देखो आपको क्या लगता है, आप इंडिया में जो पैसा डालते हो, जैसे कि आपको ऐसा लगा एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसमें आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए करके लोग पैसा डालते हैं, तो इसके पास आ गया 80,000 करोड़ रुपए। अब ये लोग 80,000 करोड़ का क्या करेंगे, स्टॉक ही लेंगे ना, ये अलग अलग स्टॉक में ही डालते हैं ना पैसा। तो ये नेकेड डालते हैं, नहीं डालते, ये इसका हेजिंग करते हैं भाई। वरना 3-4% स्टॉक मार्केट डाउन चला गया ना, तो इसको तो लॉस 10,000 करोड़ का हो जाएगा। तो पूरी दुनिया वहां पे कंप्लेन करने की आएगी, केसेस इस पे लागू होंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड तो क्या हो गया है हमारे साथ। तो हेजिंग ये लोग करते हैं, और यहां से कंसेप्ट आया है हमारे पास। इसलिए ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग है ना, वो कोई गेम नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटजीज देख ली, किसी कोई लोगों ने बोल दिया हमें 25 लाख मिला, 20 लाख मिला, ऐसा नहीं होता। आपने देखा ना, मैंने कितना समझाने की आपको ट्राई की कि भाई ये दुनिया क्या होती है, ताकि आपको पता चले कि इंटरेस्टिंग चीज है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें कुछ ही स्ट्रेटेजी में माहिर हो जाओ, भले ना लाइफ में आप 3 या 4 स्ट्रेटेजी इसमें फोकस करो, पर एकदम डीप में चले जाओ, तो आपको फायदा होगा। आप लाइफ टाइम के लिए इनकम और वेल्थ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी चीज मैंने डिस्कस की है, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ओके, सो हमने अभी तक काफी सारी चीजें सीखी है, उसमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, वो है इंडिया विक्स। आई एम नॉट श्योर, आप में से काफी लोगों को पता हो सकता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, पर कोई भी ब्रोकर टर्मिनल में, ट्रेडिंग व्यू में आप ये इंडिया विक्स डालोगे ना, तो एक चार्ट ओपन होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये सेलर्स के लिए, जो लोग हेज करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। पर ये चार्ट का मीनिंग क्या है, ये चार्ट जनरली, एक तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो ये चार्ट पैनिक होता है ना, पैनिक मार्केट में पैनिक होता है ना, उसको ये अच्छी तरह से मेजर कर देता है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें ये चार्ट डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पैनिक कम हो रहा है, ठीक है, पैनिक कम हो रहा है। अगर पैनिक कम हो रहा है तो हमारा मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि पैनिक ऊपर जा रहा है, पैनिक ऊपर जा रहा है, पैनिक बढ़ रहा है ना, तो हमारा मार्केट गिरेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख लो कि करीबन करीबन मई से लेके जुलाई तक ये गिरा था कंप्लीटली, राइट। तो ये आ गए, हम निफ्टी में आ गए। निफ्टी मैंने चेंज कर लिया, राइट हैंड साइड मेरे वॉच लिस्ट में सभी चीजें मैंने रख दी है। और अगर मैं मई, जून, मार्च, हाँ, ये देखो, मई से ये कितना ऊपर गया है, देखा आपने, देखो, ये रहा, ऊपर ही गया हुआ है। सो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, कि जो विक्स है ना, वो वोलाटिलिटी को कैप्चर करता है, वोलाटिलिटी, ठीक है, इसलिए उसको विक्स बोलते हैं। और ऑप्शन ग्रीक्स में जिसका नाम होता है वेगा, ठीक है। तो ये विक्स है ना, निफ्टी की वोलाटिलिटी, उसका पैनिक कैप्चर करता है। अब ये जानने की जरूरत क्या थी, ये जानने की जरूरत इसलिए है कि जब भी ये अप जाता है, मतलब पैनिक ज्यादा होता है, तो जो प्रीमियम होते हैं ना, प्रीमियम, वो सब बढ़ने लगते हैं। कैसे, पता है, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये ऑनगोइंग एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, ये रहा एटीएम, ये कॉल साइड के प्रीमियम है, ये पुट साइड के प्रीमियम है, राइट, ये सब प्रीमियम है, ठीक है। ये ओटीएम, ये क्या है, आईटीएम, महंगे वाले प्रीमियम, और ये एटीएम।
अब समझ लो कि अचानक कोई स्ट्रेस इवेंट आ जाता है। समझ लो ट्रंप ने कुछ बोल दिया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अचानक कुछ हो गया, अचानक सरप्राइज हुआ, पैनिक हुआ। पैनिक होता है ना, तो विक्स का ग्राफ बढ़ने लगेगा। विक्स का ग्राफ बढ़ेगा ना, तो ये सब जो प्रीमियम देख रहे हो ना, चाहे वो प्रीमियम एटीएम साइड हो, चाहे ये आईटीएम साइड हो, चाहे कॉल साइड हो, वो धीरे धीरे सब बढ़ने लगेंगे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है एटीएम में, क्योंकि वहां पे मार्केट रुका हुआ होता है। फिर वो यहां से ऐसे स्प्रेड होता है हर एक जगह पे, है ना। तो जब जब पैनिक आएगा ना, तो हर प्रीमियम महंगा हो जाता है, और पुट का प्रीमियम तो खास महंगा होता है, राइट। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप सेलर बन रहे हो मार्केट में, या तो आप हेज कर रहे हो, आपके लिए सिचुएशन कौन सी अच्छी है पता है? आपको बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम मिले खाने के लिए। बायर होता है, वो क्या करता है? बायर अपनी जेब में से 100 रुपए का प्रीमियम देगा। किसको देगा? सेलर को देगा ना। सेलर के अकाउंट में आएंगे ना ये पैसे। सेलर कौन है अभी? आप है। आपका प्रॉफिट कैसे होगा? आपका प्रॉफिट होगा कि जब जब ये प्रीमियम घटेगा तब तक होगा। ठीक है। तो आपको ज्यादा प्रीमियम चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी सिचुएशन में एंटर हो रहे हो जहां पे प्रीमियम ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो क्या होगा पता है? विक्स का एक रूल है, अगर प्रीमियम ऊपर गया है ना, विक्स ऊपर गया तो विक्स नीचे भी जाएगा, है ना। पैनिक हुआ है तो पैनिक शांत भी होगा। तो क्या होगा कि चलो, आप चार्ट देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो तो अलग बात है। रूटीन केसेस में समझ लो कि आप सेलर हो, आप पुट कॉल सेल कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगा रहे हो। तो जब जब प्रीमियम हाई होगा ना, तो आपको 100 की जगह 150, 150 की जगह 200 का प्रीमियम मिलेगा। मतलब प्रीमियम ज्यादा खाने को मिलेगा, बायर के लिए खर्चा ज्यादा होगा। तो जो चीज बायर के लिए अच्छी नहीं है ना, वो हमारे लिए अच्छी है। अब इसका एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आपको फट से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे में 100 एग्जांपल दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, पर दो तीन ऐसे एग्जांपल दूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कोरोना, ठीक है, कोरोना हुआ था फेब्रुआरी मंथ के एंड में, मार्च की शुरुआत में इंडिया में हुआ था 2020 में। अब 2020 में देखो विक्स कैसा भागा हुआ है, 80 90 के ऊपर टच कर दिया। काफी लोगों ने इतना विक्स देखा भी नहीं अपनी लाइफ में। ऐसे प्रीमियम की प्राइस हो गई थी कि इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम कभी देखे नहीं लोगों ने। अब उसके मंथ के बाद क्या हुआ, मार्च के बाद काफी महीनों तक प्रीमियम गिरते रहे। तो ये जो पूरा एरिया था ना, ये एरिया ऑप्शन सेलर और एजेंट के लिए गोल्ड माइन वाला था। क्योंकि आप रूटीन तो स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल अप्लाई करोगे, उसमें एज अ सेलर बन के आप पैसा खाने वाला हो, राइट। थेटा डी का आपको पैसा मिलेगा, डायरेक्शन का पैसा मिलेगा। पर समझो कि जनरली जो प्रीमियम 150 का था वो 400 500 तक पहुंच गया है। तो वो उसका अब नेचुरल है कि वो नीचे ही आएगा, उसका एक नेचुरल चीज है कि जो चीज ये ऊपर गई वो उसको खामखा नीचे आनी ही है। तो बहुत इजी पैसा बन जाता है। वो नहीं बोलते जैसे कि आप एक क्रिकेटर हो, ठीक है, और सामने एक बॉलर है, और एकदम 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 बिगिनर जैसा उसने बॉल डाल दिया, एकदम स्लो, बेचारे के हाथ से बॉल फिसल गया। और यहाँ पे रोहित शर्मा, कोहली, धोनी जैसा, सचिन जैसा बंदा खड़ा है, तो वो तो सिक्स पे सिक्स मारेगा ना उसको। बस अगर ये चीज समझ रहे हो ना, ऐसी यहाँ पे चीज थी कि आपके सामने कोई बॉलर है, पर बॉलर से बेचारे के हाथ से बॉल छूट गया, एकदम स्लो बॉल आपके हाथ में आ रहा है। और समझ लो सामने बिल्डर, यहाँ पे अगर आपकी ये पिच है और आप इस तरह से मार रहे हो, तो यहाँ पे बाउंड्री में भी कोई खड़ा नहीं है। ये भी आप समझ लो, चलो उतना एडवांटेज था। तो मैं ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में पैनिक होगा, अगर ये विक्स ऊपर जा रहा है ना, तो सेलर के फायदे में होता है कि वहां से अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर ले। क्योंकि बाद में प्रीमियम मेल्ट्स ही होने वाले हैं, ये वही होने वाला है, और तो क्या होने वाला है देखो। पर एक काम करना आप लोग कि कभी भी एक चीज मत करना, कि ऐसा कोई क्वेश्चन मत मत करना कि सर ये विक्स अभी 12 चल रहा है, तो 12 का विक्स लो होता है कि हाई? सर 30 का विक्स हाई होता है, ऐसा नहीं होता, ये रट्टा मत मारना। ये जो कोरोना के टाइम विक्स 90 गया था ना, वो 100 प्लस भी जा सकता है, वो काफी लोगों को पता नहीं होता है। ये 12 का विक्स लो लग सकता है, कोरोना के कंपैरिजन में तो एकदम लो हो सकता है, और इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं लग सकता। तो विक्स को देखना कैसे है? विक्स में रट्टा मत मारो, विक्स को कंपैरेटिवली देखो।
कि हाँ, पिछले कुछ महीने में विक्स कंटिन्यूअसली डाउन गया था, फिर उसने पॉज़ लिया। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है विक्स, मतलब इतना बुलिशनेस नहीं है मार्केट में। अब ये धीरे-धीरे यहाँ से ऊपर गया ना, तो थोड़ा अभी बेरिशनेस आया था, फिर यहाँ पे रुका हुआ है, तो फिर से थोड़ी बुलिशनेस चालू हुई है। तो कंपैरेटिवली उसको देखते रहना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? और जब आप हेजिंग में आगे बढ़ोगे ना, एडवांस स्ट्रेटजी पे फोकस करोगे ना, तो कुछ स्ट्रेटजी विक्स के ऊपर रहेगी, जो इंडिया में बहुत रेयर लोग करते हैं। मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ कि इसके बेस पे मेरी स्ट्रेटजीज़ कुछ इसको देखना नहीं है मेरे को, पर इसको मेरे फेवर में ले लेना है। तो जहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा लॉस होगा, समझ लो कि निफ्टी 4% डाउन खुल जाएगा, रिलायंस 5% डाउन खुल जाएगा। जहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा लॉस होगा ना, कि जैसे लोगों को 40,000 का लॉस होगा, तो मुझे शायद 1200 का लॉस होगा और या तो मुझे 3000 का प्रॉफिट भी होगा इसकी वजह से। मैं पुट साइड ऐसी पोज़ीशन क्रिएट करूँगा कि मैं यहाँ पे फ़ायदे में रहूँ, ठीक है ना? मैंने इसलिए जानबूझ के समझाया कि यू शुड नो दीज़ थिंग्स, है ना? दूसरी चीज़, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं चलो, कि चलो आपको अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना है, आपको हेजिंग स्टार्ट करना है। तो आपको सोचना कैसे है कि कैसे चीज़ों को देखना है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट देखो, ये जो स्टॉक मोड का सॉफ्टवेयर है ना, वो ₹400 का पर महीने का आता है। तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी मार्केट ओपन हो, मान लो कि अभी मार्केट लाइव चल रहा है और मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इंट्राडे में मार्केट ओपन हुआ है और समझ लो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब बुलिश होने वाला है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है आपको? आप अभी तक जो ऑप्शन बाइंग करते थे ना, मैं उसका उल्टा बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कॉल बाय की जगह मुझे पुट सेल करना पड़ रहा है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो पता है? जैसे कि बुलिश में जाके एक पुट सेल कर लो ओटीएम पे, ठीक है? और इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, कैसे करना है? इसको सेव कर डालो, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे कुछ भी नाम दे दोगे ना, तो वो पोर्टफोलियो में वो स्ट्रैटेजी दिखेगी। तो इसको क्या पेपर ट्रेडिंग करो, कि अच्छा मैंने ये कॉल सेल किया होता, तो क्या होता? ठीक है ना? तो ऐसे कुछ चीज़ों को देखो पहले, कॉल सेल करो, पुट सेल करो, कोई कोई स्टॉक में भी ऐसा करो, जैसे कि रिलायंस का कोई कॉल और पुट सेल करके देखो, आपको क्या लगता है? उसी तरह से फिर आप क्या करो, धीरे-धीरे जैसे कि ये है कि इंट्राडे में 9:20 बजे आपने 9:30 बजे एक शॉर्ट स्ट्रैडल डाल दिया, दोनों साइड सेल कर दिए, इसको सेव करो, फिर ट्रैक करो, तो आपको पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ, कैसे ये मार्केट में ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है, वो आपको पता चलेगा। फिर कोई दिन ऐसा करो, जैसे कि अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है 25 नवंबर की। 25 नवंबर की एक्सपायरी है, एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो। रेंज कितनी मिली? 2-2% रेंज मिली। ज़्यादा रेंज चाहिए ना, तो ये डेल्टा, जैसे कि एक काम करो, जैसे कि 15 का डेल्टा, 15 का डेल्टा ना मिले तो 14 का ले सकते हैं, ठीक है? इसको मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे 15 एग्ज़ैक्ट मिल रहा है तो मैं इसको ले लूँगा, ठीक है? अब 2.8% प्रॉफिट होने के बाद इसको सेव कर लो और इसको देखो कि 1 वीक में क्या इसमें प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसको देखो। फिर आप मंथली एक्सपायरी में जाके भी एक पोजीशन ले लो, शॉर्ट स्ट्रैंगल की, 12-13 डेल्टा की। उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है, मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है मुझे, तो कोई भी डेबिट या क्रेडिट एट स्प्रेड करके डालो। अब देखो कि कैसे वो प्रॉफिट लॉस देख रहा है। यहाँ पे 1:5 करके देखो, यहाँ पे 1:2 करके देखो, पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और अगर उसमें कुछ गैप अप, गैप डाउन हो गया, तो वो गैप अप, गैप डाउन का आपको किस तरह से ये बचा रहा है या तो प्रॉब्लम में डाल रहा है, वो सब देखना स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। ₹400 का ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, मैं इसके साथ कमर्शियली अटैच नहीं हूँ, पर ये सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर है, कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना हो, तो भी ये सॉफ्टवेयर काम आएगा, पर बैक टेस्टिंग के लिए स्टॉक में ये बैक टेस्टिंग नहीं करने देता, अलाउ नहीं कर, उनके पास डेटा ही नहीं है। स्टॉक में बैक टेस्टिंग करना हो तो ऑब्स्ट्रा में आ जाओ, और ऑब्स्ट्रा का कुछ प्राइस है, 1300 या 1500 रुपया पर महीने आपको पड़ेगा, ठीक है? तो ये कर सकते हो। हाँ, ऑब्स्ट्रा में एक और चीज़ भी है, क्या फ्री में 2 स्ट्रैटेजी सेव कर सकते हो, जो स्टॉक मार्क वाला नहीं करने देता, वो ₹400 लेगा। और ऑब्स्ट्रा में जैसे कि एक मान लो कि मैं बुलिश हूँ और मैंने एक ये कॉल स्प्रेड डाल दिया, ठीक है? ये डाल दिया। अब इसको मुझे ट्रैक करना है, तो सेव स्ट्रैटेजी में चले जाओ और सेव स्ट्रैटेजी करो। ये आपको 2 ऐसी स्ट्रैटेजी सेव करने देगा और आप उसको ट्रैक कर सकते हो, लाइव ट्रैक कर सकते हो। ठीक है? सेम सेम चीज़ ही होती है। तो चलो इनिशियली आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के भी पैसे नहीं देना, तो 2 यहाँ पे फ्री में हो जाएगी। हाँ, पर हर एक सॉफ्टवेयर बैक टेस्टिंग के पैसे लेता है। स्टॉक बुक में स्टॉक का बैक टेस्टिंग नहीं होगा, फुल फ्लेज बैक टेस्टिंग चाहिए तो ऑप्स्ट्रा लेना पड़ेगा।
ठीक है? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? मार्केट में हर एक सॉफ्टवेयर अलग तरीके से काम करता है। ठीक है? यहाँ पे कोई क्वेरी हो, तो मुझे पूछ लेना, इसको भी एक्सप्लोर करो। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, तो देखो ये रहा ऑप्शन का सिम्युलेटर। ये सिम्युलेटर कुछ ऐसा दिखता है, हमने अभी तक किया सिम्युलेटर स्टॉक मार्केट में वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना? तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये आपको कौन-सी डेट में कहाँ पे ट्रेड लेना है, वो आपको बताएगा। पुरानी ऑप्शन चेन खोल के बताएगा। फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये मैंने बाय किया होता तो, ये मैंने सेल किया होता तो, थोड़ा एक्सप्लोर करना अपने आप आ जाएगा। मैंने मैंने खुद से ही सीखा। ये सब कुछ खुद से ही सीखा है मैंने। ठीक है? अब दूसरी बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है? कि नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, ठीक है? फिर जो मैं आपको बताया ना उसके एक-एक ट्रेड डालो फिर लाइव मार्केट में। फिर देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो देखो। नॉन डायरेक्शनल का रिटर्न लिमिटेड होता है, डायरेक्शनल का रिटर्न एग्रेसिव रहता है। पर एक बात मेरी सुन लेना, लाखों की एक मैं बात बता रहा हूँ। पिछले 2-3 सॉरी, पिछले 2-3 सालों से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज का मार्केट अभी रहा नहीं है। इसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं अगेन याद दिला दूं कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब क्या? जो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज है। आप बोलो कि आयन फ्लाई बोल दो, ठीक है? आयन फ्लाई कहाँ से आई थी पता है ना? ये दोनों अगर हेज बाय नहीं किए थे मैंने, तो मैं ऐसे सेल करके दोनों कॉन्ट्रैक्ट बैठा था। पर क्योंकि मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, तो मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। ठीक है? प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कई बार जब मेजर गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो क्या होता है बहुत एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ते हैं। इसको निकालो, इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करो, बहुत बुरी-बुरी चीज़ होती है। और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ये 3000 का लॉस 4000 और 5000 भी कई बार पहुँच जाता है। क्योंकि ऐसा फ्लक्चुएशन होता है। अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, लॉस तो फिक्स ही है, पर बहुत ऐसे सिचुएशंस भी आती है। क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि हम कोई डायरेक्शन को कमिट नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ा ईज़ी पैसा कमाना है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है। और ये पिछले 2-3 साल से चालू हो गया है। कैसे पता है? हमारा मार्केट पिछले 2-3 साल में बहुत-बहुत बड़े-बड़े गैप अप गैप डाउन देने लगा है। ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे अप्रैल महीने में 800 पॉइंट का गैप डाउन आया था। अब पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। अब देखना 1-1 घंटे की पॉडकास्ट चल रही है। पर वहाँ पे आप एक क्वेश्चन करना कि क्या आपकी स्ट्रेटजी 800 पॉइंट के गैप डाउन में चलेगी? समझो कि आप ऑप्शन सेलिंग सीख के आए, हेजिंग सीख के आए। आपने कोई इंस्टीट्यूट को 50,000 फी दे दी, किसी इंस्टीट्यूट को 1 लाख दे दी, किसी को 2 लाख दे दी, किसी को 5 लाख दे दी। ठीक है? और आप आपने किसी को भगवान बना लिया। यहाँ पे क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। पर इसलिए मैं बोलता हूँ, आप किसी और पे भरोसा मत लो और थोड़ा कोचिंग पे ध्यान दो, शॉर्टकट और टिप्स पे ध्यान मत दो। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। जो नॉन डायरेक्शनल चीजें हैं ना जिसमें हम डेल्टा फॉलो करते हैं, कोई बायस नहीं रखते हैं, आयन फ्लाई आयन काउंटर फॉलो करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं आजकल। मुझे लगता है अभी नॉन डायरेक्शनल का जमाना चला गया। अभी चाहे अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, डायरेक्शनल ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा। तो जैसे कि डायरेक्शनल में क्या होता है कि थोड़ा बायस लेना पड़ेगा कि भाई आप है ना डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड डाल दो, या तो आप बुलिश बटरफ्लाई डाल दो। जैसे आयन फ्लाई जैसा ही होता है, पर ये देखो मैं सिर्फ कॉल साइड ही बनाया हुआ है कि मुझे अप साइड के लिए मुझे इसमें से पोजीशन लेनी है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1800 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 1300 का है। तो एक अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिलता है और मैं थोड़ा बुलिश साइड बायस लेके बैठा हूँ। ठीक है ना? तो मैं क्या इस पर रेशियोज भी आते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस भी आप लोग देख लेना। पर हाँ, मैं कंक्लूसिवली ये कहता हूँ कि अभी आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, थोड़ा डायरेक्शनल पे फोकस करना पड़ेगा। नॉन डायरेक्शनल को अभी आप बेस बनाओगे ना तो नहीं चलेगा। क्या होता है पता है? जैसे कि एक मंथ मुझे 3% का प्रॉफिट मिला, फिर 4% का, फिर 5%, फिर 4%, 5%, 3%, ऐसा कर करके समझ लो कि मैंने 30% का प्रॉफिट निकाला। ठीक है? फिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा गिप अप गिप डाउन होगा ना, एक ही ट्रेड में से 12-15% चले जाएंगे मेरे। और ये हुआ है लोगों के साथ। ये सिर्फ आपको ये लोग यूट्यूब में बताएंगे नहीं, पर ये होता है लोगों के साथ। और क्योंकि इन लोगों को बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना के लोगों को टीच करना है ना, इसलिए वो लोग नई चीज आते, सही चीज नहीं सिखाते ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लोर करो, बुरा नहीं है, एक्सप्लोर करो, कुछ बहुत ट्रेड्स भी लो, है ना? एक्सप्लोर करो, हर एक चीज एक्सप्लोर कर लो। मैं तो बोलता हूँ आप हर एक स्ट्रेटेजी को थोड़े थोड़े टेस्टिंग ट्रेड ले लो, ताकि आपका डर चला जाए कि भाई सेलिंग क्या होता है, एजिंग क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग करो, स्ट्रेंगल को एक्सप्लोर करो, आयन फ्लाई को एक्सप्लोर करो, आयन कॉर्नर को एक्सप्लोर करो, इसको समझो। बैटमैन स्ट्रेटेजी है उसको एक्सप्लोर करो, रेशियोज को एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मेरी चैनल में भी मिल जाएंगे। और अगर आपको सीखने की इच्छा हो तो मुझे मैसेज करो, मैं कुछ फ्री कुछ
आपको गाइड भी करूँगा इसके बारे में। पर एक्सप्लोर करो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर फिर क्या करो, थोड़े बुलिश ट्रेड में एक्सपेरिमेंट करो। दोनों स्प्रेड में एक्सपेरिमेंट करो। बुलिश बटरफ्लाई है, यहाँ पे बेरिश में बेरिश बटरफ्लाई है, दोनों स्प्रेड है, बेरिश साइड भी स्प्रेड है, उसको एक्सप्लोर कर लो थोड़ा-सा। धीरे, धीरे, धीरे एक्सप्लोर करो तब पता चलेगा चीज़ें कैसे वर्क करती है, पोज़ीशन कैसे वर्क करेगी। ठीक है ना? पर मैंने आपको बोल दिया, फोकस क्या करना है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कुछ 2 या 3 स्ट्रैटेजी में एक्सपर्टाइज़ लाने की ट्राई करो। एक बार एक्सपेरिमेंटिव स्टेज से बाहर आ जाओ ना, और वो भी मैं बोलता हूँ थोड़ा डायरेक्शनल पे ही फोकस करो। और किस में फोकस करो पता है? निफ्टी प्लस कुछ अच्छे स्टॉक्स। मैं तो बैंक निफ्टी को भी मना कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का भी ज़माना गया है। ठीक है? निफ्टी स्टेबल है उसमें, और कुछ अच्छे स्टॉक मतलब रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब एचडीएफसी, ये सब अच्छे टॉप 10-12 स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करो बस। फिर आप एक लेवल में आओगे कि अभी तक मैं ज्यादा नॉलेज नहीं था, अब मैंने काफी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की, तो आपको और मजा आएगा। बाकी शॉर्टकट टिप्स, अननेसेसरी यूट्यूब वीडियो जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, कोई बंदा आके बोलेगा मैंने सेलिंग से इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इस तरह से नहीं होता। बहुत प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक तरीके से मुझे आगे बढ़ना होता है मेरी लाइफ में। तो ये सब ध्यान रखना। और मैं अगर फ्यूचर में ऑप्शन सेलिंग के ऊपर कोई स्ट्रेटजीज पोस्ट करूं, या तो पैसा तो बनेगा कि चैनल में प्रीवियस भी कुछ वीडियोस देख लेना, मैंने काफी सारा पोस्ट किया है। वहां से एक एक स्ट्रेटजी को जांचो परखो, उसमें पेपर ट्रेड करो, स्टॉक मुक में ऑब्स्ट्रेटा में सेव करो, समझो टाइम लगेगा। मैं बोलता हूँ सेलिंग और हेजिंग है ना, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी मंथ में मैंने किसी का वीडियो देख लिया, फेब्रुआरी से ट्रेड करने लगा। ठीक है, टेस्टिंग ट्रेड कर रहे हो, अच्छा है, समझने के लिए वो करना चाहिए। फेब्रुआरी मंथ एक्सपेरिमेंट के लिए रखो। पर रियल ट्रेडिंग जहां पे कैपिटल डाल के आपको कुछ कमाना है ना, इट विल टेक टाइम। ये मैं एक डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना? दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको एक इनकम कमानी है, या तो आपको एक वेल्थ बिल्ड करनी है, तो मैं बोलूँ हेजिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है यार। म्यूचुअल फंड, एफआईआईडीआई, सब लोग हेजिंग यूज करते हैं, क्योंकि मेरे वर्स्ट के सिनेरियो को मैं मैनेज कर सकता हूँ ना, तो वो सबसे ब्यूटीफुल चीज है। मुझे लगता है हेजिंग सबको सीखना चाहिए। ठीक है ना? और सही एक्सपेक्टेशन के साथ सीखना चाहिए, और बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। एग्रेसिव रिटर्न भी प्लान कर सकते हो, स्लो रिटर्न भी प्लान कर सकते हो। आपके पास कितनी कैपिटल है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है? आपको जॉब क्विट करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर एक चीज हो सकती है। बिकॉज वर्स्ट के सिनेरियो का यहाँ पे मैनेजमेंट पहले से किया जा सकता है। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ हेजिंग। तो हेजिंग प्रोफेशनल चीज है, प्रोफेशनल इसमें सॉल्यूशन निकल सकते हैं, अच्छी तरह से अगर इसको सीखो तो। अगर आपको लगे कि आप ऑप्शन सेलिंग में और हेजिंग में कोई गोल लेके आगे बढ़ना चाहते हो अपने और अपने फैमिली के लिए, जिसमें आपका ये गोल है कि आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो, आपका समय बचे, और आपको एक अच्छा ट्रैक मिले, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ शांति से सुन लो, कि मैं पर्सनल मेंटरशिप कुछ सीरियस ट्रेडर्स को देता हूँ अहमदाबाद में। ठीक है? और वो भी मैं वीकेंड में ही बैठता हूँ, और इसमें सिर्फ 4 या 5 लोगों को ही मैं लेता हूँ। क्यों पता है? तो ही मुझे मजा आता है कि मेरे सामने कौन बैठा है, उसका नॉलेज कैसा है, उसको मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेन करूँ, उसके लिए क्या सूटेबल है, उसकी लाइफ का गोल क्या है। 90% ट्रेडर्स मेंटरशिप के लिए सूटेबल नहीं होते। उनको क्या अच्छा लगता है पता है? शॉर्टकट, टिप्स वाली चैनल, व्हाट्सएप चैनल, बड़ी-बड़ी यूट्यूब चैनल्स, वहां से पैसा नहीं बनता, पहले ट्राई कर लो। जब आप सीरियस हो ना, तब मुझे मेंटरशिप के लिए फोन करना, मुझे कांटेक्ट करना। और गुजरात से तो लोग आते हैं, क्योंकि मैं गुजरात से ऊपर बहुत अलग-अलग जगह से आते हैं। बॉम्बे ले लो, बैंगलोर ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, जम्मू एंड कश्मीर ले लो, चंडीगढ़ ले लो, हरियाणा ले लो, बहुत अलग-अलग, उत्तर प्रदेश ले लो, अलग-अलग जगह से भी लोग आए हैं। तो आप भी आ सकते हो। ठीक है ना? तो ये प्रोग्राम क्या है? इसकी फीस क्या है? इसमें आप क्या सिखाओगे? आपको ये क्वेश्चंस होंगे ना, तो पैसा तो बनेगा कि साइट में जाओगे ना, तो वहाँ पे हर पेज पे कॉन्टेक्ट अस बटन है। वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, ये टेलीग्राम है मेरा। और यूट्यूब के कोई भी वीडियो में मेरे चले जाओ, उसमें भी सेम ये टेलीग्राम की लिंक दी है। ठीक है ना? दूसरा, मैं कभी किसी का पैसा टच नहीं करता, मैं अकाउंट मैनेज नहीं करता, मेरे नाम से भी काफी सारी फेक चैनल्स चालू है, तो आप लोग ध्यान रखना कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे पर फिर आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीरियस ट्रेडर को ही एक्सेप्ट करता हूँ, और 4 या 5 ट्रेडर ही पर बैच में लेता हूँ, और वो भी सिर्फ मैं वीकेंड में बैठता हूँ। पर आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रास्ता मिल जाएगा। और ये भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टॉक मार्केट एक ऐसी जर्नी है ना, जहाँ पे लॉन्ग टर्म किसी का हाथ पकड़ना जरूरी है। तो आप कर सकते हो। अब एक लास्ट वाली बात कर देता हूँ।
समझ लो कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि आप यहाँ तक आ गए हो ना, सो यू डिजर्व अ बोनस। अब बोनस क्या है? बोनस में मेरी ही फेवरेट एक ऑप्शन हेजिंग की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दूँगा। थोड़ी कम कैपिटल चाहिए होगी, थोड़ा कम उसमें हेडेक है, मज़ा आएगा, उसको पेपर ट्रेड भी करना है और रियल लाइफ में ट्रेड करना है। पर ये उन्हीं को मिलेंगे जो मैंने ये जो हेजिंग वाला वो अपने पूरा मास्टर क्लास किया है ना, हम लोग यहाँ तक आए, जिन्होंने ये देखा। तो आप शांति से मुझे मैसेज करो वही टेलीग्राम में कि सर मैंने आपका ये मास्टर क्लास देखा, मुझे इसके बारे में फीडबैक दो, अपना नाम, अपना सिटी, अपना एक्सपीरियंस कितना है वो दो, मेंटरशिप के बारे में पूछना है तो वो पूछो और या तो ये भी पूछ लो कि सर आप कोई बोनस बोनस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हेजिंग की, तो वो मुझे चाहिए, तो वो मैं आपको दे दूँगा। कोई चार्जेस नहीं है उसका। मेरी तरफ से आपके लिए नॉलेज इंप्रूव करने का एक मौका, ठीक है? तो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। मुझे पता है देखो मुझे पता है कि अभी भी कुछ क्वेश्चन्स होंगे, कुछ डाउट होंगे, पर ये हेजिंग कांसेप्ट कैसा है पता है? कैसा होता रहता है। इट्स नॉट दैट ईज़ी ऑप्शन बाइंग जैसा इंट्राडे जैसा नहीं है, कोई बात नहीं। फ्यूचर्स में मेरा वीडियो देखना, पुराने वीडियो देखना, काफ़ी सारी चीज़ों हम स्ट्रैटेजीज़ वाइज़ जैसे आगे बढ़ेंगे ना, काफ़ी सारे आपके मन में क्वेश्चन है तब रिज़ॉल्व होंगे। तो ये कांसेप्ट ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वन गो में सब चीज़ें सोल्व नहीं हो सकती। ठीक है? मेरी तरफ से आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड